अध्याय 800 नीला ड्रैगन तलवार प्रकट होती है। सौभाग्य से मस्तिष्क का केंद्रक मूल रूप से क्षतिग्रस्त नहीं है, लेकिन इसे अपनी मूल स्थिति में वापस लाना संभवतः काफी मुश्किल होगा। यांत्रिक जाति का शरीर पूरी तरह से एक ऐसी धातु से बना था जिसे वांग हाओ ने पहले कभी नहीं देखा था। वांग हाओ ने एक बार बुरी तरह क्षतिग्रस्त यांत्रिक जाति के योद्धा की मरम्मत करने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम हमेशा असफल ही रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक यांत्रिक योद्धा के मस्तिष्क के केंद्र और यांत्रिक शरीर के बीच एक प्रकार का रहस्यमय प्रतिध्वनि है, जिससे एक प्रकार का रहस्यमय सामंजस्य प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप यांत्रिक योद्धाओं में जोड़ी जाने वाली या प्रत्यारोपित की जाने वाली कोई भी अन्य बाहरी धातु वस्तु अस्वीकृति का कारण बनेगी। ये बिल्कुल मानव शरीर में रक्त समूह अस्वीकृति या जीन अस्वीकृति की तरह है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। ऐसा प्रतीत होता था मानो यांत्रिक योद्धाओं का प्रत्येक यांत्रिक शरीर एक मानव शरीर की तरह हो, एक जीवित प्राणी हो, जीवन से परिपूर्ण एक वस्तु हो। वांग हाओ के पास वांग यी को अस्थायी रूप से एजियो ड्रैगन स्पेस में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसे अन्य 3 यांत्रिक योद्धाओं के साथ रख दिया गया। वांग हाओ ने अन्य 3 यांत्रिक योद्धाओं का भी परीक्षण किया, लेकिन पाया कि उनमें वांग यी की तरह आत्म जागरूकता विकसित नहीं हुई। ऐसा लगता है कि केवल वांग यी में ही संयोगवश आत्म जागरूकता जागृत हुई है, जबकि अन्य यांत्रिक योद्धा पहले जैसे ही हैं। वांग हाओ ने अपना सारा ध्यान उस नीली ज्वाला वाले सुनहरे कमल पर केंद्रित कर दिया जिसे उसने अभी अभी प्राप्त किया था। इस समय एजियोर फ्लेम गोल्डन लोड्स को एजियोर ड्रैगन स्पेस के भीतर एजियोर ड्रैगन हॉल के सामने रखा गया था। एजियोर ड्रैगन पीक का पूरा शिखर इस एजियोर फ्लेम गोल्डन लोड्स की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। हालांकि जेड का आधार अचानक हवा में तैरने लगा, मानो वह एजियोर ड्रैगन पीक के साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहता हो। इसी क्षण चौकस वांग हाओ ने देखा कि पूरे एजियोर ड्रैगन पीक में कुछ बदलाव आ गया था। ये कहना उचित होगा कि विशालकाय नीले ड्रैगन तलवार में कुछ परिवर्तन हुआ है। ये सभी परिवर्तन नीले रंग की ज्वाला वाले स्वर्ण कमल के अचानक प्रकट होने के कारण हुए। एजियोर ड्रैगन पीक, जिसने पहले केवल एजियोर ड्रैगन तलवार की मूठ को ही दिखाया था, अब तलवार के ब्लेड का एक हिस्सा दिखा रहा था। तलवार का ये हिस्सा 10,000 मीटर से अधिक लंबा है और खुले हुए मूठ सहित इसकी ऊंचाई 20,000 मीटर से अधिक है। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि तलवार का ब्लेड न तो सफ़ेद है और न ही काला, इसमें किसी भी धातु का रंग या चमक बिल्कुल भी नहीं है। सटीक रूप से कहें तो एजियोर ड्रैगन स्वॉर्ड का ब्लेड वास्तव में एक रीढ़ की हड्डी थी, जिसमें कशेरुकाएं पंक्तियों में व्यवस्थित थीं और आपस में कसकर जुड़ी हुई थीं। प्रत्येक कशेरुका 1000 मीटर से अधिक लंबी थी और पूरी तरह से चट्टान जैसे नीले रंग की थी। साधारण चपटी तलवारों के विपरीत एजियोर ड्रैगन स्वॉर्ड बेलनाकार है क्योंकि इसका ब्लेड ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी के आकार का है। हालांकि ब्लेड के किनारे से हड्डियों के नुकीले कांटों की 2 पंक्तियां निकली हुई हैं, जो कनखजूरे के पतले पैरों जैसी दिखती हैं, जिससे पूरी एजियोर ड्रैगन स्वॉर्ड चपटी हो जाती है। वांग हाओ को धुंधले रूप से यह महसूस हो रहा था कि एक भयानक ड्रैगन पूर्वज की आत्मा एजियोर ड्रैगन स्वॉर्ड के भीतर सील है। जैसे जैसे ड्रैगन आत्मा नीले ड्रैगन तलवार के साथ प्रकट होती रही, वैसे वैसे मुहर धीरे धीरे गायब होती गई, जिससे वांग हाओ को इसका और भी अधिक तीव्र एहसास होने लगा। वांग हाओ को यह महसूस हुआ कि एजियोर फ्लेम गोल्डन लोड्स किसी प्रकार के भय का अनुभव कर रहा है। जेड प्लेटफॉर्म ने एजियोर ड्रैगन स्वॉर्ड से मुक्त होने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन एजियोर ड्रैगन स्वॉर्ड ने एक रहस्यमय खिंचाव बल उत्पन्न किया, जो एजियोर फ्लेम गोल्डन लोड्स के भीतर मौजूद दिव्य अग्नि तत्वों को तेजी से निगल रहा था। एजियोर फ्लेम गोल्डन लोड्स के दिव्य अग्नि तत्व को आत्मसात करने के कारण ही एजियोर ड्रैगन स्वॉर्ड का एक हिस्सा दुनिया में फिर से प्रकट हो सका। वांग हाओ के मन में अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई कि एजियोर फ्लेम गोल्डन लोड्स उससे बेताब होकर मदद मांग रहा है। मेरी मदद करो, कृपया कृपया। वांग हाओ के मन में एक धुंधली सी पुकार उभर आई। उस क्षण वांग हाओ को ऐसा लगा मानो वह नीली ज्वाला वाले स्वर्ण कमल की पुकार सुन सकता हो। पीछे मुड़कर और नीली ज्वाला वाले सुनहरे कमल को ध्यान से देखते हुए वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा, क्या मुझे तुमने बुलाया था? वांग हाओ की बातें सुनकर नीले रंग की ज्वाला वाले सुनहरे कमल की 9 पंखुड़ियां थोड़ी सी कांप उठीं, मानो जवाब में कह रही हों, हाँ हाँ। उसी क्षण वांग हाओ के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। पौधों का आध्यात्मिक होना कोई असामान्य बात नहीं है। वांग हाओ ने कई ऐसे जीव देखे हैं जो पौधों जैसे दिखते हैं। जेरा एक जीवित पौधा है। उसी क्षण वह धीमी सी आवाज वांग हाओ के दिमाग में फिर से गूंज उठी। हे मनुष्य, कृपया मुझे बचाओ। यदि तुम मुझे बख्शने का वादा करो तो मैं तुम्हें अपने द्वारा उत्पन्न सभी दिव्य अग्नि कमल बीज दे दूंगी और उन्हें परिष्कृत करने में तुम्हारी सहायता करूंगी। इन दिव्य अग्नि कमल बीजों से तुम्हारा ज्वाला लोक निश्चित रूप से और भी शक्तिशाली हो जाएगा। मेरा सारा सार उन 49 दिव्य अग्नि कमल बीजों में समाहित है। दिव्य अग्नि कमल बीजों को परिष्कृत करने के बाद कृपया मेरे पुष्प शरीर और कमल के आसन को सुरक्षित रख लेना, ताकि मैं 100,000 वर्षों के बाद फिर से नए दिव्य अग्नि कमल बीज उत्पन्न कर सकूं। वांग हाओ चौंक गया, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि नीली ज्वाला वाला सुनहरा कमल बोल सकता है,
बल्कि उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि कमल को पता था कि उसे इकट्ठा करने का उसका उद्देश्य ज्वालाओं की दुनिया को संघनित करना था। क्या यह नीली ज्वाला वाला सुनहरा कमल मेरे अंतर्मन के विचार जान सकता है, या मेरे इरादों को भांप सकता है? ये सोचकर वान घाओ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। नीले ज्वाला वाले स्वर्ण कमल की आवाज फिर गूंजी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे विचार नहीं पढ़ सकती और न ही तुम्हारे इरादों को जान सकती हूँ। बस मेरी आत्मा विशेष है और मैं तुम्हारे भीतर उभरते ज्वाला जगत को महसूस कर सकती हूँ। ज्वालाओं को भस्म करने की तुम्हारी क्षमता मैंने अब तक देखे सभी प्राणियों में सबसे शक्तिशाली है। मैं तुम्हें अपने सबसे आवश्यक और अनमोल दिव्य अग्नि कमल के बीज देने को तैयार हूँ और आशा करती हूँ कि तुम मेरी जान बख्श दोगे। वान घाओ के जीवन में ये पहली बार था जब उसने किसी पौधे को दया की भीख मांगते हुए देखा था। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वान घाओ ने धीरे से सिर हिलाया। मैं आपकी विनती मान सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप नीले रंग की ज्वाला की सच्ची अग्नि का एक बीज संघनित करके उसे मेरे ज्वाला जगत के केंद्र में समाहित कर देंगे और मेरे ज्वाला जगत में केंद्र बनकर रहेंगे। बदले में मैं आपको अपने द्वारा ग्रहण किए गए अग्नि तत्व प्रदान करूंगा और मेरे ज्वाला जगत के विकास के साथ साथ आपको असीमित लाभ भी प्राप्त होंगे। वान घाओ के अनुरोध करते ही एज और फ्लेम गोल्डन लोर्ड्स ने तुरंत ही जोरदार प्रतिरोध शुरू कर दिया। नहीं मनुष्य, तुम बहुत लालची हो। मैंने दिव्य अग्नि कमल बीज को संघनित करने में 1,00,000 वर्ष लगाए और तुमने वह सब ले लिया। फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो और मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो ताकि मुझे अपने ज्वाला जगत के विकास के लिए एक आधारशिला बना सको। तुम हद से ज्यादा लालची और अतृप्त हो। मैं तुम्हारी ऐसी विनती पूरी नहीं कर सकता। वान घाओ का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। अगर ऐसा है तो मेरे पास बल प्रयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं दिव्य अग्नि कमल बीज निकालूंगा और फिर तुम्हारे कमल शरीर और कमल मंच को परिष्कृत करूंगा। वान घाओ के मन में नीले ज्वाला वाले सुनहरे कमल से एक उपहासपूर्ण ध्वनि निकली। मनुष्य, तुम्हारी शक्ति बहुत कमजोर है। तुम मुझे परिष्कृत नहीं कर सकते। मेरी सहायता के बिना दिव्य अग्नि कमल बीज को परिष्कृत करने में ही तुम्हें कम से कम 10,000 साल लग जाएंगे। कमल शरीर और कमल मंच को परिष्कृत करने की तो बात ही छोड़ दो। वान घाओ ने एज और फ्लेम गोल्डन लोर्ड्स द्वारा दिखाई गई अवहेलना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि तुम बस अपराधबोध महसूस कर रहे हो। मेरी साधना का स्तर वास्तव में कम है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा सांसारिक मानव वंश कमजोर है और मेरी कुल साधना अवधि 5 वर्ष से भी कम है। मैं अभी तुम्हें परिष्कृत नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें 10 या 100 वर्षों में परिष्कृत नहीं कर पाऊंगा। जहां तक तुमने 10,000 वर्षों का जिक्र किया है, मेरे पास उतना धैर्य नहीं है। विक स्टॉप अध्याय 801 विनिमय शर्तें। इसके अलावा भले ही मैं फिलहाल आपको परिष्कृत न कर पाऊं, आप इस नीले ड्रैगन क्षेत्र के भीतर किसी भी अग्नि तत्व को अवशोषित नहीं कर सकते, जबकि आपके नीचे स्थित नीला ड्रैगन शिखर लगातार आपके दिव्य अग्नि तत्वों को अवशोषित कर रहा है। सत्ता में इस बदलाव के साथ मुझे लगता है कि आप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। शायद आप 10 या 100 साल भी नहीं टिक पाएंगे, इससे पहले कि आप पूरी तरह से एजियोर ड्रैगन पीक में समा जाएं। वान घाओ के शब्दों ने एजियोर फ्लेम गोल्डन लोर्ड्स में तीव्र भावनात्मक उथल-पुथल पैदा कर दी। लंबे मौन के बाद एजियोर फ्लेम गोल्डन लोर्ड्स की आवाज वान घाओ के मन में फिर से प्रकट हुई। ठीक है, हे मनुष्य, मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करता हूँ। मैं ज्वाला जगत के मूल तत्व को संघनित करने में तुम्हारी मदद करने के लिए सहमत हो सकता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरी स्वतंत्रता न छीनो। भविष्य में जब तुम्हें मेरी आवश्यकता न हो, तो कृपया मुझे मेरी स्वतंत्रता वापस दे देना और मुझे ब्रह्मांड में लौटने देना। कोई बात नहीं, मैं इससे सहमत हूँ। ताइवानी उपन्यासों को कभी भी पढ़ने का आनंद लें। वान घाओ ने मन ही मन सोचा, मुझे डर है कि एक बार जब मैं काफी शक्तिशाली हो जाऊंगा तो तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहोगी। किसी भी जन्मजात विलक्षण अग्नि का विकास पथ अत्यंत लंबा होता है। 10,000 वर्ष तो बस शुरुआत है। लाखों, करोड़ों या यहाँ तक कि करोड़ों वर्षों का विकास भी अत्यंत नगण्य प्रतीत हो सकता है। मनुष्य अलग हैं। हालांकि वे निम्न वंश और कम जीवन काल के साथ पैदा होते हैं, उनमें असीमित क्षमता होती है और वे अत्यंत तीव्र गति से विकास कर सकते हैं। वान घाओ के आधे अधूरे आग्रह और आधे अधूरे धोखे के प्रभाव में नीली ज्वाला वाला सुनहरा कमल स्वेच्छा से वान घाओ की आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर गया। वह झटपट अग्नि की नवजात दुनिया के केंद्र में उतर गया। मैं अब नीले ज्वाला के सच्चे अग्नि बीज को आपके ज्वाला जगत के मूल में समाहित करूंगा और अब से मैं ज्वाला क्रिस्टल कोर में निवास करूंगा। मैं आपके ज्वाला जगत के प्रारंभिक स्वरूप को ठोस रूप देने के लिए 49 दिव्य अग्नि कमल बीजों को परिष्कृत करने में भी आपकी सहायता करूंगा। अपने वचन के अनुरूप नीले ज्वाला वाले सुनहरे कमल ने अपनी 9 पंखुड़ियां गिरा दी, जो आपस में जुड़कर पंखुड़ियों का एक गोला बन गईं। इस गोले की सतह हल्के सुनहरे रंग की नसों से ढकी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक आपस में जुड़ी हुई थी, और अंततः नीले ज्वाला वाले सच्चे अग्नि बीज का निर्माण किया, जिसमें 9 ज्वाला प्रतीक समाहित थे। एक सामान्य एजियोर फ्लेम ट्रू फायर सीड में केवल एक फ्लेम टोटेम होता है, लेकिन इस एजियोर फ्लेम ट्रू फायर सीड में 9 उच्चतम गुणवत्ता वाले टोटेम हैं।
ज्वाला टोटेम एज्योर फ्लेम ट्रू फायर सीड की विकासवादी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है और 9 ज्वाला टोटेम उच्चतम विकासवादी क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कहना जरूरी है कि एज्योर फ्लेम गोल्डन लोड्स वास्तव में सरल स्वभाव की है, अपनी बात की पक्की है और जो कहती है वही करती है। एज्योर फ्लेम ट्रू फायर के आश्चर्य के अलावा एक और भी बड़ा आश्चर्य था जिसने वानधाओ को रोमांचित कर दिया, अर्थात नीले रंग की ज्वाला वाले स्वर्ण कमल की सहायता से वे 49 दिव्य अग्नि बीज कमल की फलियों के साथ मिलकर संपूर्ण ज्वाला जगत की मूल संरचना का निर्माण करते हैं। मूल 1.03 मिलियन मीटर व्यास वाले अग्निग्रह के प्रोटोटाइप को संकुचित और संघनित करके 1000 मीटर से भी कम कर दिया गया, जो लगभग सैकड़ों मिलियन गुना का संपीड़न है। अंत में संपूर्ण नीले ज्वाला स्वर्ण कमल का केवल पुष्प शाखा का एक भाग और जैड कमल का चबूतरा ही शेष रह गया। ये सभी ज्वाला जगत क्रिस्टल के केंद्र में समाहित हो गए और एक नवोदित नीले ज्वाला स्वर्ण कमल में रूपांतरित हो गए। पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी हो गई। कार्यकुशलता का ये स्तर वानधाओ को भी आश्चर्यचकित कर गया। हे मनुष्य, मैंने तुमसे किए सभी वादे पूरे कर दिए हैं। आशा है तुम मेरी शर्तें मान लोगे और अपने वचन से नहीं मुकरोगे, अन्यथा मैं कमल के चबूतरे को विस्फोटित करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। एक बार जब कमल का चबूतरा विस्फोटित हो जाएगा तो तुम्हारी ज्वालाओं की पूरी दुनिया तुम्हारे भीतरी जगत से ही ढह जाएगी। जब तक तुम अमर शक्ति का स्रोत नहीं बन जाते तब तक तुम अपने भीतरी जगत के इस पतन से बच नहीं पाओगे। वानधाओ, जो अभी कुछ देर पहले तक खुश था, अचानक भौहें चढ़ा बैठा। धिक्कार है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिखने में मासूम और हानिरहित लगने वाला एज्योर फ्लेम गोल्डन लोड्स अपने अंदर एक छुपा हुआ राज छिपाए रखेगा। क्या यह ऐसा नहीं है जैसे मेरे अंदर हर समय एक टाइम बम लगा हो? अगर मैंने कभी इस छोटे तानाशाह को नाराज किया तो ये किसी भी क्षण मुझे उड़ा सकता है। वानधाओ को पसीना आने लगा और वह मन ही मन सोचने लगा कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेरे आंतरिक ज्वाला जगत का व्यास घटकर 1 किलोमीटर रह गया है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा ज्वाला जगत न केवल कमजोर नहीं हुआ है बल्कि और भी मजबूत हो गया है। अग्नि तत्व भी चरम सीमा तक संघनित हो गया है। क्या मैं अब विनाश की ज्वालाओं को भस्म करना शुरू कर सकता हूँ? और नीले ड्रैगन महल में व्याप्त दिव्य ज्वालाओं को ध्यान दें कि एज्योर फ्लेम गोल्डन लोड्स द्वारा उत्पन्न एज्योर फ्लेम ट्रू फायर एज्योर ड्रैगन कड़ाही के भीतर की अग्नि की तुलना में निम्न श्रेणी की होती है। वानधाओ ने अपने शरीर के भीतर स्थित अपनी आत्मा साधना की प्रतिकृति को ज्वाला लोक में प्रवेश कराने का प्रयास किया। जैसे ही आत्मा साधक का क्लोन उसके शरीर के भीतर ज्वाला जगत में प्रवेश किया, आत्मा साधक का क्लोन अचानक अत्यधिक सक्रिय हो गया, मानो ज्वाला जगत के भीतर मौजूद प्रचुर अग्नि तत्व का क्लोन काला ज्वाला सर्प भरपूर आनंद ले रहा हो। आत्मा साधक का क्लोन 10,000 फुट लंबे काले ज्वाला सर्प में परिवर्तित हो गया, जिसने ज्वालाओं के संसार को कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया। उसका शरीर ज्वालाओं के संसार की सतह से सटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही आरामदायक और आनंददायक भाव था। बॉस, क्या मैं यहाँ अनिश्चित काल तक रह सकता हूँ? आत्मा साधक के क्लोन ने वानधाओ को एक संदेश भेजा जिसमें ऐसा प्रतीत होता था कि वह ज्वाला की दुनिया के प्रति गहरी रुचि व्यक्त कर रहा था। अगर आपको ये पसंद आया तो आप अब से यहीं रह सकते हैं। वैसे कोजो, विनाश की ज्वाला को इस ज्वालाओं की दुनिया में डालकर देखो और पता लगाओ कि क्या ज्वालाओं की दुनिया इसे अवशोषित और परिष्कृत कर सकती है। कोई बात नहीं बॉस। जब उसके आत्मा साधना वाले क्लोन वानधाओ-सान ने सहमति दे दी तो उसने अपना मुंह खोला और ज्वालाओं की दुनिया की ओर काले लपटों का एक गोला फेंक दिया। जब ये काली ज्वाला और लाल ज्वाला की दुनिया आपस में संपर्क में आईं तो दोनों ज्वालाएं तुरंत टकरा गईं और एक भीषण अग्नि तूफान का रूप ले लिया। जैसे ही यह भीषण अग्निकांड प्रकट हुआ, इसने तुरंत एक मजबूत खिंचाव बल उत्पन्न किया जो पल भर में एक भंवर में तब्दील हो गया और काली लपटों को निगल गया। ये काली ज्वाला विनाश की ज्वाला के अलावा और कुछ नहीं है। लाल ज्वालाओं का संसार नीले ज्वाला की सच्ची अग्नि से निर्मित ज्वालाओं का संसार है। विनाश की ज्वाला को सफलतापूर्वक अवशोषित करने के बाद 3 सांसों से भी कम समय में विनाश की ज्वाला पूरी तरह से परिष्कृत हो गई और ज्वाला जगत द्वारा अवशोषित कर ली गई, जो ज्वाला जगत के विकास और रूपांतरण के दौरान संग्रहित अग्नि तत्व में परिवर्तित हो गई। बॉस, यह अग्नि गोला अद्भुत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जो विनाशकारी ज्वालाएं उगली थीं वे पूरी तरह से शुद्ध हो गई हैं। अगर मैं यहाँ अक्सर रुक सकूं और इस अग्निगोले में निहित दिव्य अग्नि तत्वों को आत्मसात कर सकूं, तो मुझे लगता है कि मेरी आदिम आत्मा की अग्नि बहुत तेजी से विकसित हो जाएगी। आत्मा साधक का क्लोन अत्यंत प्रसन्न था। उसका विशाल सर्प जैसा चेहरा प्रत्याशा और परमानंद से भरा हुआ था। वानधाओ ने मन ही मन सोचा, मेरी वर्तमान आंतरिक ज्वाला जगत नीली ज्वाला की वास्तविक अग्नि पर आधारित है। ज्वाला के स्तर की बात करें तो नीली ज्वाला की वास्तविक अग्नि एक दिव्य अग्नि है जो वर्तमान विनाश की ज्वाला से भी अधिक शक्तिशाली है। और विनाश की ज्वाला में ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शीर्ष स्तरीय नियम विनाश के नियम का अंश समाहित होने के कारण इसकी विकास की अनंत संभावनाएं हैं। भविष्य में ज्वाला का स्तर नीली ज्वाला की वास्तविक अग्नि से भी आगे निकल सकता है।
वांग हाओ ने मूल रूप से ज्वाला लोक को विनाश की ज्वाला को निगलने देकर उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे अपनी सोच बदलनी होगी और ज्वाला लोक को अपने आत्मा साधक क्लोन को पोषित करने देना होगा ताकि विनाश की ज्वाला जल्द से जल्द रूपांतरित और विकसित हो सके। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या नीले ड्रैगन कड़ाही के भीतर की दिव्य अग्नि को ज्वालाओं की दुनिया द्वारा भस्म और परिष्कृत किया जा सकता है। वांग हाओ नीले ड्रैगन कड़ाही के अंदर 5 पंजों वाले काले ड्रैगन द्वारा उगली गई काली दिव्य अग्नि के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वह दिव्य अग्नि नीली ज्वाला की वास्तविक अग्नि से कहीं अधिक उच्च कोटि की थी और वह आदिम दानव स्वामी की राक्षसी आंख को भी शुद्ध कर सकती थी। यदि हम नीले ड्रैगन कड़ाही के भीतर मौजूद दिव्य अग्नि को भस्म और परिष्कृत कर सकें तो ज्वालाओं की दुनिया और भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। वांग हाओ ने इस बारे में सोचा और तुरंत इसे आजमाने का फैसला किया। हालांकि वांग हाओ को एक बड़ी समस्या परेशान कर रही है। नीले ड्रैगन कड़ाही के भीतर की दिव्य अग्नि कड़ाही के भीतर के आध्यात्मिक स्थान से बाहर नहीं निकल सकती। स्टॉप अध्याय 802 काला ड्रैगन के आकार का ज्वाला टोटेम। यह एक सवाल है कि एजियो ड्रैगन कड़ाही से दिव्य अग्नि को वांग हाओ के आंतरिक ज्वाला जगत में कैसे प्रवाहित किया जाए। क्या ये संभव है कि नीले ड्रैगन कड़ाही के भीतर मौजूद दिव्य अग्नि को भस्म करने का एकमात्र तरीका स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने की तकनीक के माध्यम से ही हो। ये जानना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने की तकनीक की कुछ सीमाएं हैं। भस्म की जाने वाली ज्वालाओं की तीव्रता शरीर की सहनशीलता सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि वह सावधान नहीं रहा तो वांग हाओ दिव्य अग्नि से जलकर पूरी तरह भस्म हो जाएगा और उसकी राख भी नहीं बचेगी। यहाँ तक कि आदिम दानव स्वामी की राक्षसी आंख को भी नीले ड्रैगन कड़ाही के भीतर दिव्य अग्नि द्वारा परिष्कृत किया जा सकता था। इसलिए वांग हाओ अपने नश्वर शरीर के साथ ऐसा जोखिम भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि वांग हाओ बिना कोशिश किए इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वांग हाओ की डिक्शनरी में पीछे हटना शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं है। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। अब मैं एजियो ड्रैगन कड़ाही को नियंत्रित कर सकता हूँ, इसलिए जब तक मैं सावधान रहूंगा मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए। अपना साहस जुटाकर वांग हाओ स्वयं एजियो ड्रैगन कड़ाही में कूद गया। एजियो ड्रैगन कड़ाही में प्रवेश करते ही वांग हाओ को ऐसा लगा मानो वह एक विशाल और असीम अंधेरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। इस समय एजियो ड्रैगन कड़ाही अभी तक सक्रिय नहीं हुई थी, लेकिन आत्मा क्षेत्र के अंदर का तापमान पहले से ही भयावह था। हालांकि वांग हाओ बड़ी मुश्किल से ही खुद को संभाल पाया। वांग हाओ पहली बार एजियो ड्रैगन कड़ाही में प्रवेश कर रहा है। कुछ ही क्षणों में वांग हाओ एजियो ड्रैगन कड़ाही के बाहर स्थित अपने शरीर के क्लोन को ड्रैगन सार को सक्रिय करने का आदेश देगा ताकि एजियो ड्रैगन कड़ाही को नियंत्रित करके दिव्य अग्नि को उत्सर्जित किया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से एजियो ड्रैगन कड़ाही का ऊपरी हिस्सा ढका नहीं गया था ताकि अगर वांग हाओ को कुछ गड़बड़ महसूस हो तो वह किसी भी समय ऊपरी आवरण के अंदर से भाग सके। इस बीच आत्मा साधक का क्लोन नीले ड्रैगन कड़ाही के ऊपर मंडराता रहा और वांग हाओ की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखता रहा। वांग हाओ के आदेश मिलते ही वह तुरंत नीले ड्रैगन कड़ाही में घुसकर उसे बचा लेगा। सभी तैयारियों के बाद शरीर संवर्धन करता क्लोन ने धीरे धीरे एजियो ड्रैगन कड़ाही में ड्रैगन सार की एक बूंद डालना शुरू कर दिया। जैसे ही ड्रैगन ऊर्जा का यह अंश नीले ड्रैगन के कड़ाहे में डाला गया, 5 पंजों वाला काला ड्रैगन अचानक अपनी एक आंख खोलकर गहरी नींद से जाग गया। हालांकि ड्रैगन ऊर्जा के उस अंश को सोख लेने के बाद भी उसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं और वह बूढ़ा और कमजोर दिख रहा था और उसने छींक मारी। अजगर के नथुने से एक छोटी सी लौ निकली। जैसे ही यह छोटी सी काली लौ एजियो ड्रैगन कड़ाही में निकली, पूरा स्थान एक भयंकर आग के तूफान में घिर गया। उस स्थान के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। एक पल में वांग हाओ को ऐसा लगा मानो उसे सूर्य के केंद्र में फेंक दिया गया हो। बहुत गर्मी है। वांग हाओ के शरीर से पसीना टपकने से पहले ही उच्च तापमान के कारण वह तुरंत वाष्पित हो गया। आकाश और पृथ्वी का भक्षण शुरू करो। वांग हाओ का दिमाग बिजली की गति से काम कर रहा था और उसने स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने की तकनीक के अनुसार अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया था। अचानक वांग हाओ ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, जिससे उसके अंदर एक छोटा सा स्थानिक भंवर बन गया। आसपास के वातावरण की तीव्र गर्मी वांग हाओ के मुंह में मौजूद भंवर में समा गई। हालांकि यह 5 पंजों वाले काले अजगर की नाक से निकली दिव्य अग्नि की एक हल्की सी चिंगारी मात्र थी, लेकिन इसमें निहित दिव्य अग्नि तत्व अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वांग हाओ को ऐसा लगा मानो ये दिव्य अग्नि तत्व कभी खत्म न होने वाला हो। वांग हाओ को आश्चर्य हुआ कि ये दिव्य अग्नि तत्व स्वतः ही उसके शरीर से दूर रहे और उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे भीतर मौजूद असली ड्रैगन वंश के कारण ये दिव्य ज्वालाएं स्वतः ही मुझसे दूर रहती हैं? वांग हाओ ने राहत की सांस ली। उस दिव्य अग्नि की चिंगारी से निकले दिव्य अग्नि तत्वों को पूरी तरह से आत्मसात करने में 1 घंटा लग गया। इसे अभी अभी ग्रहण किए गए दिव्य अग्नि तत्व को आत्मसात करने और परिष्कृत करने में लगभग 5 घंटे और लग गए। परिष्करण के बाद ज्वाला जगत का व्यास 1 मीटर बढ़ गया। अग्नि तत्व के मूल में एक काले ड्रैगन के आकार का ज्वाला प्रतीक बनाया गया है।
एज्योर फ्लेम गोल्डन लोड्स टोटेम के साथ मिलकर यह अग्नि तत्व के केंद्र के दोनों ओर स्थित है। गहरे लाल रंग का नीला कमल और काले रंग की अजगर के आकार की ज्वालाएं, जिनमें से एक काली और दूसरी लाल है, स्पष्ट रूप से एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी वे एक मौन संबंध बनाए रखती हैं। इस समय एज्योर फ्लेम गोल्डन लोड्स की आवाज़ वांग हाओ के दिमाग में फिर से गूंज उठी। ये दिव्य अग्नि तत्व मुझे बहुत लाभ पहुंचाएगा, इसलिए जितना हो सके उतना अवशोषित करो। इसे शुद्ध करने की चिंता मत करो, बस इसे अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करो और शुद्धिकरण का काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, वांग हाओ सहमत हो गया और उसने अपने शरीर के क्लोन को ड्रैगन ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने का आदेश देना जारी रखा। इस बार बादलों में विश्राम कर रहे 5 पंजों वाले काले अजगर ने अपनी आंखें खोली और अपना मुंह खोलकर थोड़ी सी काली दिव्य अग्नि उगली। बूम टिल्ड। अचानक पूरा एजियो ड्रैगन स्पेस काली लपटों के एक विस्फोट से ढक गया और अंतरिक्ष के अंदर का तापमान तुरंत एक तारे के केंद्र के तापमान से भी अधिक हो गया। इसी क्षण वांग हाओ के शरीर की सतह पर स्वतः ही एक पारदर्शी परत बन गई, जिसने उसे बाहर के भयानक उच्च तापमान से पूरी तरह से अलग कर दिया। उफ, अब तो आखिरकार मौसम काफी ठंडा हो गया है। एकल इकाई इंक स्टार रक्षा कवच को सक्रिय करें, प्रति मिनट 1 पॉइंट खर्च होगा। वांग हाओ के दिमाग में इंक स्टार सिस्टम इंटरफेस प्रॉम्प्ट प्रकट होने के बाद वांग हाओ को पहली बार पता चला कि जब भी उसके जीवन को खतरा होता था तो उसकी रक्षा के लिए उसके शरीर के चारों ओर दिखाई देने वाली पारदर्शी फिल्म को इंक स्टार डिफेंस शील्ड कहा जाता था। सुरक्षा कवच के लगे होने से दिव्य अग्नि द्वारा उत्सर्जित भयानक उच्च तापमान पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। मो जिंग की असाधारण तकनीकी क्षमता ने एक बार फिर वांग हाओ को चकित कर दिया। अब वांग हाओ आखिरकार आराम कर सकता था और दिव्य अग्नि तत्व को अवशोषित करना जारी रख सकता था। इस बार वांग हाओ को सभी दिव्य अग्नि तत्वों को ग्रहण करने में पूरे 3 दिन लग गए। ये वांग हाओ की शारीरिक सहनशक्ति की सीमा थी। यदि वह इसी तरह खाता रहता तो इससे उसके शरीर और नसों को नुकसान पहुंचता। इसके तुरंत बाद वांग हाओ ने साधना बंद कर दी और नीले ड्रैगन कड़ाही से बाहर निकलकर सीधे कांगबेई कबीले के क्षेत्र में प्रकट हो गया। इस समय कैंगबेई कबीले का पूरा इलाका पूरी तरह से लावा में समा गया था और घाटी का पूरा मध्य भाग एक ज्वालामुखी गड्ढा बन गया था, जिसमें जमीन में पड़ी दरारों से लगातार जलता हुआ लावा आकाश में उगल रहा था। गर्म लावा उल्कापिंडों की बौछार की तरह बरसा, जिससे विनाश का एक भयावह दृश्य उत्पन्न हो गया। कैंगबेई राजा के आदेश के बिना पूरा कैंगबेई कबीला वफादार बना रहा और अपने क्षेत्र के पास ही रहा। कई कैंगबेई तो आकाश से गिरते लावा के बड़े बड़े टुकड़ों की चपेट में आ गए, उनकी खाल झुलस गई और कुछ तो प्रभाव या जलने से मर भी गए। फिर भी एक भी कैंगबेई ने शरण लेने के लिए अपना क्षेत्र छोड़ने का साहस नहीं किया। हालांकि वांग हाओ को कांगबेई जनजाति से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन उनकी सख्त अनुशासन शैली ने उन्हें प्रभावित किया। हालांकि कांगबेई राजा बेहद चालाक है, लेकिन कांगबेई जनजाति सख्त अनुशासन और मजबूत एकता वाली जंगली जानवरों की टोली है। अब जब कांगबेई राजा मर चुका है तो सत्ता हथियाने का ये सही समय है। वांग हाओ ने सभी कांगबेई पर एक नज़र डाली और अंत में सबसे मजबूत कांगबेई पर ध्यान केंद्रित किया। बस यही काफ़ी है। आज से तुम पूरे कांगबेई कबीले के राजा हो और मैं ही तुम्हारा एकमात्र स्वामी हूँ जिसकी तुम्हें सेवा करनी है। एक विचार के साथ वांग हाओ ने सुनहरी रोशनी के रूप में एक कठपुतली ताबीज को भूरे भेड़िए की भौं के केंद्र में भेज दिया। उस विशालकाय प्राणी ने एक धीमी सी चीख निकाली और कुछ देर संघर्ष करने के बाद अचानक उसने अपना सारा प्रतिरोध खो दिया और कठपुतली के प्रतीक पूरी तरह से उसकी आत्मा में समाहित हो गए। गुरुजी, कांग्या आपके प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। भूरे भेड़िए ने वांग हाओ के सामने घुटने टेक दिए, उसका चेहरा श्रद्धा से भरा हुआ था। वांग हाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, बहुत खूब, कांगबेई राजा को मैंने मार डाला है। तुम नए कांगबेई राजा हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि कांगबेई जनजाति के सभी लोगों को तानलांग जनजाति के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दो। स्टोप्याध्याय 803 स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष। वांग हाओ के आदेश पर कांग्या एक उभरे हुए पत्थर के चबूतरे पर चढ़ गया, अपनी आवाज बुलंद की और लगातार चीखें निकाली। वाह! कांग्या की पुकार सुनकर कांगबेई जनजाति के सभी सदस्यों ने अपनी निगाहें कांग्या के स्थान की ओर घुमा लीं। जल्द ही कैंगबेई जनजाति 2 गुटों में बंट गई। एक गुट ने कैंग्या का अनुसरण किया, जबकि दूसरे गुट ने कैंग्या के प्रति घृणा दिखाई और यहां तक कि उस पर हमला करने की प्रवृत्ति भी प्रदर्शित की। कैंगबेई जनजाति के लोगों की बुद्धि आमतौर पर कम होती है, वे आमतौर पर तर्क के बजाय बर्बरता से प्रेरित होते हैं। अंत में कैंगबेई जनजाति के केवल एक छोटे से हिस्से, कुल 73 लोगों को ही कैंग्या द्वारा ले जाया गया, जबकि कैंगबेई जनजाति के शेष लोगों ने अपने कैंगबेई राजा के लौटने की प्रतीक्षा करना ही बेहतर समझा। गुरुजी, मैं केवल इन कबीले के लोगों को ही वश में कर सकता हूँ, बाकी सभी पूर्व कांगबेई राजा के प्रति वफादार हैं। बहुत खूब, चलो चलते हैं। अपने लोगों को लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाओ। वांग हाओ के आदेश पर कांग्या और उसके 73 कांगबेई जनजाति के अधीनस्थ धीरे धीरे पीछे पीछे चलने लगे। वांग हाओ ने आने से इनकार करने वाले कांगबेई जनजाति के सदस्यों को नहीं मारा, बल्कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया।
3 घंटे बाद लालची भेड़ियों के कबीले के इलाके में। यह एक घना जंगल है और पास ही एक तेज बहने वाली धारा है जो पूरे लालची भेड़िए कबीले के लिए पानी का एकमात्र स्रोत है। जब वांग हाओ ने कांगबेई कबीले का नेतृत्व करते हुए वहां पहुंचकर स्थिति को संभाला तो पूरा इलाका अस्त व्यस्त था। हर जगह तानलान कबीले के शव और खून के धब्बे बिखरे पड़े थे। इनमें हिंसक वानर वंश के कई शव भी शामिल थे। लालची भेड़िया कबीले के बचे हुए सभी सदस्यों को एक साथ इकट्ठा करके भयंकर वानर कबीले द्वारा कैद कर लिया गया, जिसका नेतृत्व भयंकर वानर कर रहा था। वांग हाओ को देखते ही युआनली तुरंत उसे लालची भेड़िया कबीले की उस खजाने की गुफा के स्थान पर ले गया जिसकी उसने खोज की थी। यह एक विशाल वृक्ष है जिसकी पीठ एक चट्टान से लगी हुई है। गुफा का प्रवेश द्वार वृक्ष के पीछे छिपा हुआ है। ये स्थान बेहद एकांत में है और गुफा का प्रवेश द्वार छोटा है, केवल 2 मीटर व्यास का। खजाने की गुफा का पता लगाने के बाद युआनली ने व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा की और वांग हाओ के आने की प्रतीक्षा की। गुरुजी, ये लालची भेड़िया राजा की खजाने की गुफा है। ये टोटेम वृक्ष लालची भेड़िया कबीले की संरक्षक आत्मा और उनकी वेदी का स्थान है। स्याही कबीले के योद्धाओं के अवशेष जिनकी आप तलाश कर रहे हैं इस टोटेम वृक्ष द्वारा पोषण के रूप में अवशोषित और परिष्कृत किए जा चुके हैं। स्याही कबीले के योद्धाओं के बचे हुए अवशेष अब इस वृक्ष के नीचे आकाश में लटके हुए हैं। युआनली ने ऊपर देखा और अपने सिर के ऊपरी हिस्से की ओर इशारा किया। वांग हाओ ने उसी दिशा में देखा जिधर युआनली इशारा कर रहा था। उन्होंने पाया कि इस विशाल वृक्ष के शीर्ष से विचित्र लताएं लटक रही थीं, जिनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति की कमर जितनी मोटी थी और प्रत्येक लता खून की तरह लाल थी। वृक्ष की निचली शाखाओं से लटकती इन लताओं की ऊंचाई 100 मीटर से कम नहीं थी। उन विचित्र लताओं के बिल्कुल निचले हिस्से में गहरे काले कंकालों की कतारें लटकी हुई थीं, जो हवा में स्वतंत्र रूप से झूलती हुई विंड चाइम्स की तरह दिख रही थीं। ये कंकाल स्याही की तरह काले हैं। ये इन क्लैन के योद्धाओं के अवशेष हैं। कई अवशेष बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ केवल खोपड़ी में तब्दील हो गए थे, कुछ की आधी हड्डियां गल गई थीं और केवल कुछ ही अपेक्षाकृत सही सलामत बचे थे। लालची भेड़ियों के कबीले की यह वेदी सचमुच रहस्यमय है। ये वास्तव में एक टोटेम वृक्ष है और इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि यद्यपि मैं इस वृक्ष से किसी भी जीवन शक्ति को महसूस नहीं कर सकता, फिर भी यह मुझे पूरी तरह से असहज कर देता है। वांग हाओ को संदेह था कि टोटेम वृक्ष एक पौधे जैसी जीव जंतु हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक उसका अवलोकन करने के बाद भी उसे वृक्ष में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अंततः वांग हाओ के पास लालची भेड़िया राजा की खजाने की गुफा में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ये गुफा जटिल भूभाग वाली है और प्राकृतिक रूप से निर्मित चूना पत्थर की गुफा है। अंदर अच्छी रोशनी है और गुफा की दीवारें एक प्रकार के चमकदार खनिज से ढकी हुई हैं, जिससे पूरी गुफा में एक रहस्यमय और चकाचौंध भरा वातावरण बनता है। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद आखिरकार हमें गुफा का अंत मिल गया। अंत में एक विशाल गुफा है जिसका व्यास 1 किलोमीटर है और जिसकी ऊंचाई अज्ञात है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पूरे पहाड़ को खोखला कर दिया है और शिखर तक पहुंच गई है। इसका आकार ज्वालामुखी के गड्ढे जैसा दिखता है। सबसे ऊपरी निकास द्वार पर आकाश से एक संकरा मार्ग नीचे उतरता है, जिससे प्रकाश के छनकर आने पर धब्बेदार छायाएं बनती हैं। धुंधली रोशनी में वांग हाओ ने पूरे ज्वालामुखी वलय के भीतर उगते हुए एक विशाल प्राचीन वृक्ष को देखा। यह विशालकाय वृक्ष सैकड़ों मीटर व्यास और 3000 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर स्थित गड्ढा, जो हजारों मीटर ऊंचा है, वृक्ष की आधी ऊंचाई तक ही पहुंचता है। इस विशाल प्राचीन वृक्ष को देखकर वांग हाओ को अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। इसी क्षण वांग हाओ ने एक और बात पर ध्यान दिया। गुफा के बाहर स्थित सैकड़ों मीटर ऊंचा विशाल वृक्ष वास्तव में इसी प्राचीन वृक्ष की जड़ों से उगा एक छोटा पौधा था। दरअसल इस विशालकाय प्राचीन वृक्ष का असली रूप एक विशाल वृक्ष है जो इस ज्वालामुखी के गड्ढे के अंदर स्थित है। कितना विशाल पेड़ है! वांग हाओ आह भरे बिना नहीं रह सका। अचानक गुफा के फर्श पर धरती के मंथन की एक ध्वनि गूंजी और एक भयानक जीवन शक्ति फैल गई, जिससे वांग हाओ को अविश्वसनीय रूप से तुच्छ महसूस हुआ। इसी क्षण वांग हाओ के सामने की मिट्टी में हलचल हुई और अचानक जमीन पर एक छोटा सा टीला उभर आया। फिर टीला जमीन को चीरता हुआ बाहर निकला और उसमें से एक मोटी जड़ उगाई। प्रकंद का सिरा जड़ की गांठों के एक गुच्छे में लिपटा हुआ था, जो एक विशाल अंडे जैसा दिखता था, जिसका व्यास 1 मीटर से भी अधिक था। अचानक विशाल जड़ की गांठ फट गई और उसमें से खून की तरह चमकीला लाल रस बह निकला। ये खून जैसा रस बेतहाशा उछला और फव्वारे की तरह 10 फीट से भी अधिक ऊंचा उछल गया। फिर जैसे जैसे पेड़ के रस का फव्वारा धीरे धीरे कम होता गया, खून जैसे लाल फव्वारे से एक बूढ़े इंसान का चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। ये चेहरा पूरी तरह से खून जैसे लाल पेड़ के रस से बना था, जो इसे अविश्वसनीय रूप से डरावना बनाता था। फिर भी इसमें बुराई का कोई निशान नहीं था, इसके बजाय यह असीम जीवन शक्ति से भरा हुआ था। मानव, तुम इन कबीले के एक नए सदस्य होगे जो मृत्यु की परीक्षा में भाग लेने के लिए बंजर भूमि में आए हो, है ना? रक्त से लाल चेहरे से एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज निकली। यह अचानक आवाज सुनकर वांग हाओ थोड़ा चौंक गया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया।
बूढ़े वृक्ष, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? वांधाओ ने अपनी नाक की और इशारा करते हुए पूछा। हाँ, आप मुझे स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष या स्वर्गीय निर्जन बुजुर्ग कह सकते हैं। आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मनुष्य, क्या आप मो कबीले के योद्धा हैं जो मृत्यु की परीक्षा में भाग लेने आए हैं? वांधाओ ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, मैं ही हूँ। हा हा हा, ये तो कमाल है। आखिरकार मुझे फिर से रोशनी देखने को मिल गई। इन कबीले के उन पुराने बदमाशों ने मुझे अनगिनत युगों से इस ग्रह पर फंसा रखा था। आखिरकार मैं इस अभागे ग्रह को छोड़ सकता हूँ। खून जैसे लाल चेहरे पर एक खुशमिजाज मुस्कान उभर आई। जाओ शान, सीने खिलखिलाते हुए पागलों जैसी हंसी हंसी। इतने सालों बाद तुम्हारे जैसे कमजोर को भी इनक्लैन ने मौत की परीक्षा में शामिल होने के लिए भेज दिया है। लगता है इनक्लैन सचमुच विलुप्त हो गया है। मैं तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके इस पिंजरे से भाग सकता हूँ और साथ ही इनक्लैन के उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारी पहचान भी हासिल कर सकता हूँ। हा हा हा, मर जाओ, इनक्लैन की विरासत छोड़ जाओ। खून से लाल चेहरा अचानक बेहद भयंकर हो गया और आसपास की मिट्टी तेजी से हिलने लगी। एक आदमी की कमर जितनी मोटी 3000 पेड़ों की जड़ें विशालकाय अजगरों की तरह वांधाओं की ओर बढ़ गईं। अचानक जमीन उड़ती हुई रेत और पत्थरों से भर गई और धरती इतनी जोर से हिलने लगी कि स्थिर खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। ये दिव्य वृक्ष अत्यंत शक्तिशाली है। हालांकि इसकी शक्ति सीलबंद प्रतीत होती है और यह केवल एक डोमेन लॉर्ड की चरम शक्ति को ही उजागर कर सकता है। हालांकि डोमेन लॉर्ड स्तर के शिखर पर भी एक व्यक्ति ही उस निर्जन ग्रह के अधिकांश क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए पर्याप्त है। पौधों से निपटना बेहद मुश्किल होता है, उसी स्तर के जानवरों का तो स्वाभाविक रूप से वध होना तय है। स्टॉप। अध्याय 804 सुपर चीट डिवाइस। यह अध्याय 806 है। अध्याय का शीर्षक गलत है, क्षमा करें। डार्क फॉरेस्ट में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि तारकीय स्तर के पौधों द्वारा तारकीय स्तर के जीवों के एक समूह को मार दिया जाता है। कृपया ताइवान की बेहतरीन किताबें पढ़ने और अध्यायों के सबसे तेज अपडेट देखने के लिए इस शानदार वेबसाइट पर जाना न भूलें। यहाँ तक कि अंधकार में जंगल में भी वनस्पतियों द्वारा मारे गए डोमेन लॉर्ड स्तर के जंगली जानवरों के कई अवशेष मौजूद हैं। आग लकड़ी को नष्ट कर सकती है, इसलिए पेड़ पौधों से निपटने के लिए आग का इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। वांधाओ ने तुरंत अपने आत्मा साधक क्लोन को बुलाया। जैसे ही आत्मा साधक का क्लोन प्रकट हुआ, वह हजारों फीट लंबे एक विशालकाय सांप में बदल गया, जिसका शरीर भयंकर काली लपटों से घिरा हुआ था और वह पूरी तरह से केंद्र में वांधाओ की रक्षा के लिए कुंडली मारकर बैठ गया। फिर आत्मा साधक के क्लोन ब्लैक फ्लेम सरपेंट ने अपना मुंह खोला और काले लपटों का एक विशाल गोला उगल दिया। ये काली लपटें सीधे आग के एक विशाल सागर में परिवर्तित हो गईं, जिससे पूरा भूमिगत क्षेत्र पल भर में आग के काले सागर में बदल गया। आग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो? अफसोस, यह आग बहुत ही निम्न स्तर की है। मेरे दिव्य वृक्ष जैसे शरीर को हिलाने के लिए तुम्हें कम से कम डोमेन लॉर्ड स्तर की दिव्य अग्नि की आवश्यकता होगी। तुम्हारी मात्र तारकीय स्तर की आध्यात्मिक अग्नि मेरे विरुद्ध बिल्कुल बेकार है। हा हा हा। विनाश की ज्वालाओं से बेपरवाह 3000 पेड़ों की जड़ें आग के सागर को चीरती हुई काली ज्वाला सर्प की ओर दौड़ पड़ीं। काले ज्वाला सर्प ने अपना विशाल मुंह खोला और विनाश की लपटें उगलना जारी रखा, जिससे अग्नि सागर का तापमान अपनी चरम सीमा तक बढ़ गया। उसी समय 1000 फुट लंबी सर्प की पूंछ 3000 वृक्षों की जड़ों पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। बैंग बैंग बैंग। ब्लैक फ्लेम सरपेंट की विशाल पूंछ ने 10 से अधिक वृक्षों की जड़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने के बाद अंततः उसकी शक्ति कम हो गई और अंततः उसकी पूंछ वृक्षों की जड़ों में उलझ गई। हालांकि इन प्राचीन वृक्षों की जड़ें अथक थीं, जो ब्लैक फ्लेम सर्प के शरीर के साथ साथ लगातार ऊपर की ओर फैलती रहीं और लगातार नई जड़ें उगाती रहीं जो सर्प को कसकर बांधे रखती थीं। विनाश की ज्वाला की भयावह गर्मी का उस स्वर्गीय उजाड़ दिव्य वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जलती हुई लपटों के नीचे उसकी जड़ों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इससे पेड़ की छाल को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। मालिक, ये पेड़ बहुत मजबूत है। मेरी काली ज्वालाएं भी इसे खरोंच तक नहीं सकतीं। आत्मा साधक के क्लोन ने वांधाओ से मदद मांगी, क्योंकि वे स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के सामने पहले ही असहाय हो चुके थे। वांधाओ ने तुरंत 2 और क्लोन बुलाए। शरीर साधक क्लोन सच्चे ड्रैगन युद्ध शरीरों में परिवर्तित हो गए और स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के मुख्य शरीर पर हमला कर दिया। इसी बीच दिव्य साधक के क्लोन ने 10,000 उड़ने वाले चाकू बुलाए और 3000 वृक्षों की जड़ों की ओर वार किया। बैंग बैंग बैंग। जब फेंकने वाला चाकू पेड़ की जड़ से जोर से टकराया तो अनगिनत चिंगारियां निकलीं। देखते ही देखते चाकू का ब्लेड टूट गया, जबकि पेड़ की जड़ पूरी तरह से सुरक्षित रही। कितनी मजबूत छाल है, इसमें कम से कम एक शिखर देवता जैसी रक्षा क्षमता तो है। वांधाओ को सिर दर्द होने लगा। उसने अपनी सारी शक्तिशाली विधियों का प्रयोग कर लिया था, लेकिन फिर भी वह इस दिव्य वृक्ष के सामने असहाय था। क्या हमें फिर से दानव तलवार पर निर्भर रहना पड़ेगा? वांधाओ ने सिर हिलाया। ये राक्षसी तलवार केवल मांस और रक्त के सार को ही खा सकती है।
यह मांस और रक्त से बने जीवों के लिए उपयोगी है, लेकिन वनस्पति जीवन के खिलाफ ये लगभग अप्रभावी है। जैसे ही वान घाओ परेशान हुआ, मोलिंग ने अचानक उसके मन में एक बात याद दिला दी। मैंने इतना मूर्ख कभी नहीं देखा। ज्वालालोक एक ऐसा नियम लोक है जिसे केवल डोमेन लॉर्ड स्तर का विशेषज्ञ ही संघनित कर सकता है, इसलिए इसे उत्पन्न ज्वालाएं स्वाभाविक रूप से डोमेन लॉर्ड स्तर की दिव्य अग्नि होती हैं। डोमेन लॉर्ड स्तर की दिव्य अग्नि का उपयोग करने के बजाय तुम इस सर्वोच्च डोमेन लॉर्ड स्तर के स्वर्गीय निर्जन वृक्ष पर कचरा फेंक रहे हो। क्या इससे कोई लाभ होगा? व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के बाद मोलिंग फिर से चुप हो गई। मोलिंग के व्यंग्य को सुनकर वान घाओ की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सही, मेरा ज्वाला जगत नीले ज्वाला की सच्ची अग्नि और काले ड्रैगन की दिव्य अग्नि का संयोजन है। ये दोनों ही सच्ची दिव्य अग्नियां हैं। इस स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये शब्द मानो एक चेतावनी थे। वान घाओ को एहसास हुआ कि अपने ज्वालालोक को संघनित करने के बाद वास्तव में उसके शरीर में डोमेन लॉर्ड स्तर की दिव्य अग्नि समाहित हो गई थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि वान घाओ जैसे मार्शल आर्टिस्ट, जिन्होंने डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने से पहले ही अपने शरीर के भीतर एक मौलिक दुनिया को संघनित कर लिया था, पूरे ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ हैं। यह अभूतपूर्व है और संभवतः पूरे अल्फा ब्रह्मांड में ऐसा ही रहेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वान घाओ, जिसका वास्तविक रूप तार्कीय स्तर पर भी नहीं है, उसके शरीर के भीतर पहले से ही एक मौलिक दुनिया का तुरुप का पत्ता मौजूद है जो डोमेन लॉर्ड स्तर पर है। ये व्यवहारिक रूप से एक सुपर चीट कोड होने के बराबर है। दूसरे शब्दों में कहें तो वान घाओ के पास अब एक विशिष्ट डोमेन लॉर्ड की तरह आक्रमण करने के तरीके मौजूद हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से अद्भुत स्थिति है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि आमतौर पर घमंडी रहने वाली मोलिंग भी चुप हो गई। हालांकि वान घाओ ने उसे जबरदस्ती चुप करा दिया था, लेकिन उसने जरा भी शिकायत नहीं की और वान घाओ के प्रति उसकी राय भी बदल गई। स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने की तकनीक अग्नि तत्वों को भस्म करने और ज्वालाओं का एक संसार संघनित करने की एक गुप्त साधना विधि है। शरीर के भीतर ज्वाला जगत के दिव्य अग्नि तत्वों को आक्रमण में परिवर्तित करने के लिए आमतौर पर ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति का आह्वान करना या कुछ विशेष गुप्त तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक होता है। मेरी साधना का स्तर अभी तक डोमेन लॉर्ड स्तर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति का आह्वान बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं केवल एक विशेष गुप्त विधि का उपयोग करके अपने शरीर के भीतर ज्वाला जगत के दिव्य अग्नि तत्वों का आह्वान कर सकता हूँ। वान घाओ के पास ये गुप्त तकनीक बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उसके पास मोजिंग सिस्टम खोलने और टास्क पॉइंट्स एक्सचेंज इंटरफेस पर क्लिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काफ़ी खोजबीन के बाद वान घाओ को आखिरकार एक उपयुक्त गुप्त तकनीक मिल गई। गुप्त तकनीक दिव्य अग्नि योद्धा आपको दिव्य अग्नि तत्वों का उपयोग करके एक अग्नि योद्धा को उत्पन्न करने की अनुमति देती है। ये योद्धा सरल आत्म जागरूकता और अग्नि तत्व नियमों की शक्ति से युक्त है, स्वयं आक्रमण कर सकता है और विकास और संवर्धन के लिए दिव्य अग्नि तत्वों को अवशोषित कर सकता है। विनिमय अंक 5000। दिव्य अग्नि योद्धा के बदले में वान घाओ ने इस गुप्त तकनीक के बदले में इसे लेने का विकल्प चुना। 5000 अंक काटने के बाद वान घाओ के कुल शेष अंक ग्रेटर दैन थे। पल भर में वान घाओ के दिमाग में दिव्य अग्नि योद्धा नामक पुस्तक की साधना तकनीक प्रकट हो गई। इस समय आत्मा साधक का क्लोन स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की जड़ों में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, जो लगातार सिकुड़ती और भेदती हुई आत्मा साधक के क्लोन को कुचलने का प्रयास कर रही थी। काले ज्वाला सर्प के पास बच निकलने का मौका था, लेकिन वान घाओ की रक्षा के लिए उसे यह कष्ट सहना पड़ा। हालांकि ब्लैक फ्लेम सरपेंट अग्नि प्रकार का जीव है, फिर भी हमले से इसके मुख्य शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। यदि इसका मुख्य शरीर नष्ट हो जाता है तो इसकी आत्मा का मूल भाग भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, लेकिन ये घातक नहीं होगा। आत्मा के क्रिस्टल कोर के चकनाचूर होने पर ही काला ज्वाला सर्प नष्ट होगा। हमें दिव्य अग्नि योद्धाओं को एकत्रित करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। वान घाओ ने दिव्य अग्नि योद्धा की गुप्त विधि के अनुसार दिव्य अग्नि योद्धा के मूल तत्व को संघनित करना शुरू कर दिया। तथाकथित लड़ाकू सैनिक एक प्रकार की यांत्रिक कठपुतली है, लेकिन ये साधारण यांत्रिक कठपुतलियों की तुलना में अधिक जटिल है, और सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति समाहित है। वान घाओ के पास पूर्व मास्टर शिल्पकार और ब्लैक पर्ल के पूर्व मालिक मोदी की यादें थीं, इसलिए उन्हें कठपुतली के निर्माण के बारे में कोई चिंता नहीं थी। अब जबकि वान घाओ ने दिव्य अग्नि योद्धाओं को संघनित कर लिया है, उसके लिए सबसे बड़ी कठिनाई उसकी अपर्याप्त साधना स्तर है। दिव्य अग्नि योद्धा का सबसे महत्वपूर्ण घटक दिव्य अग्नि तत्व और ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति के बीच सामंजस्य है। ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति का उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति का साधना स्तर डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचना चाहिए। वान घाओ के पास फिलहाल ब्रह्मांड के नियमों को लागू करने की कोई क्षमता नहीं है, और वह उन्हें महसूस भी नहीं कर सकता, उनका उपयोग करना तो दूर की बात है। इसलिए वान घाओ के पास त्वरित समाधान निकालने और डिवाइन फायर बैटल सोल्जर के सबसे महत्वपूर्ण चरणों को एजियोर फ्लेम गोल्डन लॉर्ड्स को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई जिनेलियन, मैं इस समय जीवन मरण के संकट का सामना कर रहा हूं और इससे निपटने के लिए मुझे दिव्य अग्नि शस्त्र को संघनित करने की आवश्यकता है।
आशा है कि आप अग्नि तत्व के नियमों की शक्ति को दिव्य अग्नि शस्त्र के मूल में समाहित करने में मेरी सहायता कर सकते हैं। इतनी सारी परेशानी क्यों उठा रहे हो? मैं तुम्हें एक एज्योर फ्लेम ट्रू कोर दूंगा। तुम्हें बस इसे अपने खून की एक बूंद से शुद्ध करना है और फिर तुम अपने भीतर मौजूद एज्योर फ्लेम ट्रू फायर को सक्रिय करके अपने दुश्मनों से लड़ सकते हो। वांग हाओ बेहद खुश था क्योंकि इससे उसे बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं अपने पॉइंट्स इस दिव्य अग्नि योद्धा मैनुअल के बदले बर्बाद नहीं करता। F23 स्टॉप अध्याय 805 एज्योर फ्लेम ट्रू कोर। ज्वाला जगत के केंद्र से एक गहरे लाल रंग का क्रिस्टल कोर संघनित हुआ, फिर वांग हाओ के शरीर के भीतर ज्वाला जगत से निकला और उसके सामने प्रकट हुआ। क्या यह एज्योर फ्लेम ट्रू कोर है? मेरी हथेली में मौजूद रक्त लाल रंग का क्रिस्टल कोर गर्माहट विकीर्ण कर रहा था, छूने पर कठोर और चिकना महसूस हो रहा था और माणिक की तरह चकाचौंध भरी चमक बिखेर रहा था। बिना किसी झिझक के वांग हाओ ने एक फेंकने वाला चाकू निकाला, अपनी उंगली का सिरा काटा और अपनी उंगली के सिरे से निकले खून की एक बूंद को एज्योर फ्लेम ट्रू कोर पर टपका दिया। माणिक्य के समान दिखने वाले एज्योर फ्लेम ट्रू कोर ने सार रक्त की बूंद को तुरंत अवशोषित कर लिया और फिर मूल रूप से शुद्ध और दोषरहित क्रिस्टल कोर के अंदर रक्त के समान एक सूक्ष्म पदार्थ दिखाई दिया। फिर एज्योर फ्लेम कोर अत्यधिक गर्म हो गया और पिघलकर लाल तरल के एक गोले में बदल गया जो वांग हाओ की बाईं हथेली में समा गया। कृपया ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए इस बेहतरीन वेबसाइट को याद रखें और सबसे तेज अध्याय अपडेट देखें। अंत में वांग हाओ की बाईं हथेली पर अग्नि कमल का पैटर्न उभर आया। उसी समय वांग हाओ को अपनी आत्मा में एक नई समझ प्राप्त हुई और एक विचार के साथ उसके बाएं हाथ की हथेली में लाल ज्वाला का एक गोला प्रकट हुआ। उस ज्वाला से भयावह रूप से उच्च तापमान उत्पन्न हुआ और यहाँ तक कि ब्लैक फ्लेम सरपेंट को भी लगा कि उसका जीवन खतरे में है। यह एज्योर फ्लेम ट्रू कोर सचमुच मेरी हथेली में समा सकता है और मैं इसे केवल एक विचार से बुला सकता हूँ। ये वाकई अद्भुत है, हालांकि इसके उपयोग की कुछ सीमाएं हैं। मेरी वर्तमान साधना के स्तर के साथ मैं इसे दिन में केवल 3 बार ही उपयोग कर सकता हूँ। वांग हाओ के आदेश पर आत्मा साधक के क्लोन ने तुरंत अपने शरीर को सिकोड़ लिया, जिससे एक अंतराल के लिए जगह बन गई। इस छोटे से अंतराल का फायदा उठाते हुए वांग हाओ ने तुरंत अपनी बाईं हथेली से बुलाई गई नीली ज्वाला की असली अग्नि को बाहर निकाल दिया। नीली ज्वाला का ये गोला वांग हाओ के दिमाग से जुड़ा हुआ है और वांग हाओ की इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार का हमला कर सकता है। वांग हाओ के मानसिक नियंत्रण में नीली ज्वाला का गोला एक अग्निपक्षी में परिवर्तित हो गया, जो दरार से फूटकर निकला और सीधे स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की जड़ के सिरे में जा घुसा। अचानक नीली ज्वाला की सच्ची अग्नि ने स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की जड़ के इस हिस्से को प्रज्वलित कर दिया और ज्वालाएं तेजी से पूरी जड़ शाखा में फैल गईं और फिर तेजी से अन्य जड़ों में भी फैल गईं। पलक झपकते ही 3000 पेड़ों की जड़ें आग की चपेट में आ गईं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, आग जड़ों से होते हुए तने तक फैलती चली गई। नीली ज्वाला की सच्ची अग्नि से जलने के बाद स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की छाल तेजी से गलने लगी और आग और भी तेज होती चली गई। ये देखकर बंजर भूमि का बूढ़ा आदमी घबरा गया। रुको, अभी रुक जाओ मनुष्य, रुक जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मारूंगा। कृपया इस दिव्य अग्नि को वापस ले लो। वांग हाओ ने ताना मारते हुए कहा। हम्फ, बूढ़े वृक्ष, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो मुझे मार सकते हो या जब चाहो मुझे रोक सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसे तुम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते हो? इस समय एज्योर फ्लेम ट्रू फायर पेड़ के तने पर 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक फैल चुकी थी और आश्चर्यजनक गति से पेड़ के तने के और भी ऊंचे हिस्सों की ओर तेजी से फैल रही थी। बूढ़ा व्यक्ति अब सचमुच चिंतित था। उसने नीली ज्वाला की प्रचंड आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास किया। पेड़ के तने से अनगिनत लताएं और शाखाएं आग बुझाने की कोशिश में फैली हुई थीं, लेकिन उसने पाया कि नीली ज्वाला की प्रचंड आग को बुझाना असंभव था। जो भी लताएं और शाखाएं इसके संपर्क में आईं, वे प्रज्वलित हो गईं, जिससे आग और भी तेजी से फैल गई। आग बुझाने के बजाय लताएं और शाखाएं प्रज्वलित हो गईं, जिससे आग का फैलाव और तेज हो गया। हे मनुष्य, रुक जाओ। यदि तुम अपनी दिव्य अग्नि वापस ले लेते हो तो मैं वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हारे लिए और कोई कठिनाई नहीं पैदा करूंगा और मैं तुम्हें स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी का एक टुकड़ा दूंगा। जब तक तुम अपने सार रक्त की एक बूंद इस स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी के टुकड़े पर टपकाते रहोगे, तुम्हें अमर अवतार प्राप्त हो जाएगा। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने फिर से अपना सिर हिला दिया। बूढ़े पेड़ वाले, सपने देखते रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े से बहला सकते हो? लगता है तुम में जरा भी ईमानदारी नहीं है। वांग हाओ के इस बेपरवाह जवाब ने बूढ़े तियानहुआंग को और भी ज्यादा अधीर कर दिया। इस समय तक आग 1 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैल चुकी थी। धिक्कार है मनुष्य, तुम हद से ज्यादा लालची हो। क्या तुम्हें पता है कि स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष का हृदय कितना अनमोल है? एक अमर अवतार का मूल्य अमूल्य है, एक ऐसा खजाना जिस पर अमर शक्तियां भी मोहित होती हैं। मैंने करोड़ों वर्षों में इसका एक छोटा सा अंश ही संघनित किया है और तुम इसे तुच्छ समझते हो। तुम हद से ज्यादा लालची
हो, बूढ़े त्यानहुआंग को गुस्सा आ गया और उन्होंने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। हालांकि वान हाओ ने अधिक कीमत की मांग की। अब जब उसका जीवन उसके हाथों में था तो स्वाभाविक रूप से वह रुकने से पहले सबसे बड़ा इनाम चाहता था। और फिर क्या, अगर तुम इससे बेहतर कुछ नहीं सोच पाए तो मुझे तुम्हें जलाकर राख करना पड़ेगा और खुद तुम्हारा संदूक खोदकर उसे निकालना पड़ेगा, वान हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। बूढ़ा त्यानहुआंग इतना क्रोधित था कि उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उफ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत क्रोधित हूँ। मनुष्य, तुम निर्दयी हो। यदि मेरा असली रूप यहाँ कैद न होता और मैं हिल न पाता और मेरी साधना केवल डोमेन लॉर्ड स्तर तक सीमित न होती तो मैं तुम्हें पल भर में नष्ट कर देता। मैंने तुम्हें, मानव बालक, इतना अहंकारी कैसे होने दिया? ठीक है, ठीक है। अगर आप मुझे बख्श देंगे तो मैं आपको स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी का एक टुकड़ा और एक लकड़ी की आत्मा का मोती दूंगा। इसके अलावा मैं अपने वंशजों को आपको अपना स्वामी मानने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। वान हाओ ने बस अपने तीनों क्लोन को एक तरफ रख दिया और एक कुर्सी निकालकर आराम से एक तरफ बैठ गया, किनारे से आग को देखता हुआ। बूढ़े वृक्ष, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी की कीमत बस इतनी ही है? वान हाओ ने मोलभाव जारी रखा। बूढ़े त्यानहुआंग का एक तिहाई शरीर जल गया था और वह वान हाओ के शब्दों से इतना क्रोधित था कि उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। हे भगवान, ये तो बेहद शर्मनाक है। ये तो सरासर शर्मनाक है। बूढ़े वृक्ष, तुम एक वृक्ष की आत्मा हो, मनुष्य नहीं, ठीक है? बूढ़ा आदमी इतना गुस्से में था कि वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। मानव कुतिया, अगर तुम मुझे जाने देने का वादा करो तो मैं तुम्हें इन क्लैन के योद्धाओं के वे सभी अवशेष दे सकता हूं जो मैंने एकत्र किए हैं, साथ ही उन शर्तों को भी पूरा करूंगा जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था। मुझे गणित में दिक्कत होती है, इसलिए मुझे ठीक से नहीं पता कि सब कितना होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इन क्लैन के कितने योद्धाओं के अवशेष एकत्र किए हैं? मुझे सही संख्या तो नहीं पता, लेकिन कम से कम 10,000 तो होंगे ही। इससे कम नहीं। अगर फिर भी काफ़ी नहीं तो मुझे जिंदा जला दो। बूढ़े त्यानहुआंग ने खुद को दृढ़ किया और अपनी अंतिम सीमा बता दी। वान हाओ मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। उसने मन ही मन हिसाब लगाना शुरू किया। 10,000 मो कबीले के योद्धा बचे हैं। अगर वे सभी तार्कीय स्तर के भी हों तो कम से कम 10 लाख अंक होंगे। इन अंकों से मैं सीधे इस मृत्यु स्तर के मिशन को पूरा कर सकता हूँ। वान हाओ अपनी कल्पनाओं में डूबा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह की चूक का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। हे बूढ़े वृक्ष, क्रोधित मत हो। ये तो बस थोड़ी सी आग है। हम पृथ्वीवासी अक्सर कहते हैं जितना अधिक जलता है उतना ही मजबूत होता है, और जंगल की आग इसे पूरी तरह से जला नहीं सकती, बसंत की हवा इसे फिर से जीवन दे देती है। हे शायद मेरी आग के बाद तुम भी सूखे वृक्ष की तरह फिर से जीवित हो उठोगे, नई जान फूंकते हुए, और तुम्हारी साधना और भी आगे बढ़ेगी। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म, तुम सब इंसान नीच और बेशर्म कमीने हो। उस समय मुझे इन कबीले के उन बदमाशों ने धोखे से यहाँ बुलाया था और एक गमले में लगे पौधे की तरह मेरे साथ बर्ताव किया गया था, एक ऐसे पौधे की तरह जो अनगिनत युगों से यहाँ पड़ा है। वान हाओ मन ही मन मुस्कुराया। अतीत की इस वीरान बस्ती का ये बूढ़ा आदमी रूपकों का इस्तेमाल करना बखूबी जानता था, खुद की तुलना एक बोनसाई पौधे से कर रहा था। हालांकि वान हाओ ने फिर से सोचा कि वह बूढ़ा पेड़ वास्तव में मनहूस था। अनगिनत युगों तक इस ग्रह पर फंसे रहने के बाद, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के सफाई के बाद भी वे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सके। उनका दुर्भाग्य वास्तव में अविश्वसनीय था। स्टॉप। अध्याय 806 धमकियां और छल। मोलिंग, क्या इस दिव्य वृक्ष पर लगे प्रतिबंध को हटाने और इसे इस वीरान ग्रह से बाहर निकलने देने का कोई तरीका है? साथ ही, अगर मैं जंगली जानवरों को अपने ब्रह्मांड में लाना चाहूँ तो क्या कोई प्रतिबंध है? कृपया स्वयं परीक्षण नियमों के अनुच्छेद 1582 और 35 देखें, उनमें विस्तृत व्याख्याएं दी गई हैं। मोलिंग ने ठंडे लहजे में बात की, जिससे वांग हाओ के पास मोजिंग प्रणाली से परामर्श करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। किताबों की कमी को दूर करने के लिए ताइवान नॉवेल नेटवर्क को याद रखें। 2on.com सबसे तेज अध्याय अपडेट पढ़ने के लिए एक बेहद उपयोगी वेबसाइट। पता चलता है कि निर्जन ग्रह पर होने वाला मृत्यु परीक्षण एक शिकार अभियान है और पकड़े गए जंगली जानवरों को व्यक्तिगत युद्ध पालतू जानवरों के रूप में ले जाया जा सकता है, लेकिन सभी जंगली जानवरों को ले जाया नहीं जा सकता है। केवल स्टेलस स्तर और उससे नीचे के जंगली जानवरों को ही निःशुल्क ले जाया जा सकता है। डोमेन लॉर्ड स्तर और उससे ऊपर के जंगली जानवरों को ले जाने से पहले उनकी प्रजाति की दुर्लभता के आधार पर संबंधित अंक काटे जाते हैं। स्टेलस स्तर के जंगली जानवरों की संख्या पर आमतौर पर कोई सीमा नहीं होती है जिन्हें पकड़ा जा सकता है। हालांकि डोमेन लॉर्ड स्तर के जंगली जानवरों के लिए प्रत्येक कबीला अधिकतम केवल एक ही पकड़ सकता है। ये ध्यान देने योग्य है कि उस समय मोजिंग में परीक्षण के लिए आने वाले मो कबीले के प्रत्येक योद्धा के पास अत्यंत उच्च शक्ति और प्रतिभा के साथ साथ व्यापक दृष्टि भी थी और उन्हें तार्कीय स्तर के जंगली जानवरों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी।
डोमेन लॉर्ड स्तर के जंगली जानवर अत्यधिक मांग में आ गए हैं और इसलिए जंगली ग्रह पर जंगली जानवरों की आबादी के स्थिर और टिकाऊ प्रजनन को बनाए रखने के लिए डोमेन लॉर्ड स्तर के जंगली जानवरों की संख्या जिन्हें पकड़ा जा सकता है सीमित कर दी गई है। जहां तक अमर स्तर के जंगली जानवरों की बात है, उनकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सबसे पहले, अमर स्तर के जंगली जानवर बेहद शक्तिशाली होते हैं। मृत्यु स्तर की परीक्षा में भाग लेने वाले इन क्लैन योद्धाओं की शक्ति तार्किक से डोमेन लॉर्ड स्तर तक ही सीमित है, जिससे अमर स्तर के जंगली जानवरों द्वारा उनके मारे जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। सामान्य परिस्थितियों में परीक्षा में भाग लेने वाले इन क्लैन के बहुत कम योद्धा ही अमर स्तर के जंगली जानवरों को हराने में सक्षम होते हैं। उन्हें वश में करना तो दूर की बात है, क्योंकि हर अमर प्राणी अभिमानी और घमंडी होता है, तो भला वो दूसरों के अधीन कैसे हो सकता है। जब तक दूसरा पक्ष अत्यंत शक्तिशाली न हो, तब तक किसी अमर प्राणी के लिए उसे अपना स्वामी मानना असंभव है। अनुच्छेद 35 में उस निर्जन क्षेत्र के भीतर कुछ वर्जनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें उस निर्जन क्षेत्र के भीतर विभिन्न गुप्त क्षेत्रों में सील किए गए विभिन्न शक्तिशाली जीवों का विस्तृत विवरण शामिल है। ये प्राणी अधिकतर विभिन्न ब्रह्मांडीय स्तरों में अत्यंत विशिष्ट या असाधारण रूप से शक्तिशाली प्राणी होते हैं, जिनकी शक्ति अधिकतर अमरता के स्तर से ऊपर होती है। दिव्य प्राणियों के कुछ वंशजों को तो उस निर्जन क्षेत्र के कुछ कोनों में कैद कर दिया गया था। नियमों में ये प्रावधान है कि जो लोग इन शक्तिशाली गुप्त प्राणियों को खोजते हैं, उन्हें उन पर अपना अधिकार जताने और अपनी इच्छा से उनका निपटान करने का अधिकार है। हालांकि इसे उस वीरान ग्रह से बाहर निकालने के लिए मुहर को तोड़ना होगा और मालिक को फिर से स्थापित करना होगा। प्रत्येक मुहर के बदले एक अनुबंध गेंद प्राप्त करने के लिए 1 मिलियन अंक लगते हैं। इस अनुबंध क्षेत्र की पाबंदी के साथ इन शक्तिशाली जीवों को अपने स्वामी को निगलने और यहां तक कि मोजिन की सुरक्षा को खतरे में डालने से रोका जा सकता है। एक बार जब अनुबंध के गोले धारण किए गए ये शक्तिशाली प्राणी विद्रोह कर देते हैं, तो अमर प्राणी और दिव्य जानवर भी ब्रह्मांडीय बिजली के प्रकोप से तुरंत दंडित हो जाएंगे। उनकी आत्माएं और चेतना नष्ट हो जाएंगी और वे कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगे। वाह, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्ब की कीमत 10 लाख पॉइंट्स है। ये तो अविश्वसनीय रूप से महंगा है। वांग हाओ हिचकिचाया। उसके दिल में बूढ़े पेड़ के लिए दया की भावना अभी अभी जागी थी, लेकिन अब वह निर्णय की स्थिति में आ गया था। क्या हमें इस बेचारे बूढ़े पेड़ को बचाना चाहिए या नहीं? वांग हाओ दुविधा में है। किसी को बचाने का विकल्प चुनने का मतलब है मृत्यु स्तर की परीक्षा पूरी करने का एक बड़ा अवसर खो देना और अनकर्जित करने का कोई दूसरा तरीका खोजना। वांग हाओ उसे बचाए बिना नहीं रह सका। ठीक है, आग तो उसने खुद ही लगाई थी, तो मैं भी थोड़ी मदद कर देता हूँ। वैसे भी वो 10 लाख अंक तो आसानी से मिल गए, तो चलो मान लेते हैं कि वो थे ही नहीं। इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद वांग हाओ ने बूढ़े तियानहुआन का सामना किया। पुराने वृक्ष, चलो एक सौदा करते हैं। यदि तुम मुझे अपना स्वामी मान लो, तो मैं तुम्हें इस उजाड़ ग्रह से जाने और अपनी स्वतंत्रता वापस पाने की अनुमति दे सकता हूँ। इस समय वांग हाओ ने पहले ही नीली ज्वाला की सच्ची अग्नि को नियंत्रित कर लिया था, जिससे आग की गति धीमी हो गई और स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष को सांस लेने का मौका मिल गया। अरे मेरे लिए, स्वर्गिक उजाड़ के बूढ़े व्यक्ति के लिए, तुम्हारे जैसे तुच्छ बच्चे को अपना गुरु मानना एक सरासर मजाक है। तुम तो बस एक ग्रह स्तरीय साधक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तुम्हें अपना गुरु मानने की? वांग हाओ बूढ़े आदमी के प्रतिरोध से कुछ हद तक प्रभावित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़े आदमी की कथित दुखद कहानी और सहानुभूति हासिल करने के प्रयास सब एक दिखावा थे। इससे वांग हाओ को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? धिक्कार है। अगर ऐसा है तो तुम्हारा क्या फायदा? मैं धीरे धीरे तुम्हारे इन क्लैन योद्धाओं के अवशेष इकट्ठा करूंगा और अंततः उन्हें हासिल कर लूंगा। जहां तक स्वर्गीय उजाड़ दिव्य वृक्ष हृदय की बात है, मैं तुम्हारे जलकर राख हो जाने के बाद तुम्हारा तना चीरकर उसे खुद ले लूंगा, और मैं तुम्हारी संतानों का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। वांग हाओ के कठोर रुख को देखकर बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति ने अंततः हार मान ली। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं आपको अपना स्वामी मानने के लिए सहमत हूँ। क्या ये ठीक है? लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपको केवल 1000 वर्षों के लिए ही अपना स्वामी मान सकता हूँ, और 1000 वर्षों के बाद आपको मुझे मेरी स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी। 1 मिलियन वर्ष। वांग हाओ ने एक उंगली उठाई। सुदूर अतीत के उस बूढ़े व्यक्ति ने जोरदार तर्क दिया, यदि नहीं तो अधिक से अधिक 10,000 वर्ष। 5 लाख साल। इससे कम नहीं। अधिकतम 100,000 वर्ष। ठीक है, सौदा मंजूर। और इस प्रकार वांग हाओ द्वारा छल और धमकी के संयोजन के माध्यम से स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष 100,000 वर्षों तक उसका मुफ्त मजदूर बन गया। मैं अब एज योर फ्लेम ट्रू फायर वापस ले रहा हूँ। अगर तुमने अपना वचन तोड़ने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें कभी दूसरा मौका नहीं दूंगा और तुम्हें यहीं राख कर दूंगा। मैं उजाड़ युग का बूढ़ा अपने वचन का पक्का हूँ और ईमानदारी को सर्वोपरि मानता हूँ। तुम मनुष्यों के विपरीत मैं धूर्त और कपटी नहीं हूँ। तुम निश्चिंत रहो। वैसे भी यहाँ कैद होने के कारण मैं तुम्हारी जान को खतरा नहीं पहुँचा सकता।
उस उजाड़ दुनिया के बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसका हृदय आक्रोश से भरा हुआ था। भला उसे इस बात का बुरा क्यों नहीं लगता? एक ऐसे इंसान द्वारा गुरु के रूप में पहचाना जाना जिसकी साधना उसके अपने शिष्यों और परपोतों की साधना से कहीं कमतर थी। अगर उसके अपने ही लोगों को इस बारे में पता चलता तो वे सब उसका खूब मजाक उड़ाते। नहीं, रुको, इसे इतना जोर से हंसना चाहिए कि पत्ते ही गिर जाएं। पुराने वृक्ष, चलो अब अपना वादा पूरा करें। मुझे सबसे पहले उन 10,000 इंक्लैन योद्धाओं के अवशेष, वुड स्पिरिट ऑर्ब और हेवनली डेसोलेट डिवाइन वुडहॉर्ड को इकट्ठा करना होगा। कोई बात नहीं। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद जमीन पर मिट्टी हिलने लगी और फिर जमीन से एक अथाह खाई खुल गई जिसकी गहराई अज्ञात थी। इस अथाह दरार के नीचे स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की अनगिनत जड़ें घनी और असंख्य रूप से नीचे की ओर फैली हुई थीं, जिनके सिरे सीधे अथाह खाई की तलहटी में अंधेरे में समाये हुए थे। इसी क्षण खाई में जड़ें हिलने लगीं और एक मोटी मुख्य जड़ धीरे धीरे दरार के निकास की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वांधाव के सामने गहरे हरे रंग की चमक से जगमगाता हुआ एक लकड़ी का आत्मा मन का प्रकट हुआ। उसी समय एक चॉपिंग बोर्ड के आकार का और केवल 1 मीटर व्यास का काले रंग का लकड़ी का टुकड़ा वांधाव के सामने प्रकट हुआ। लकड़ी का ये टुकड़ा स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी का हृदय है, जो स्वर्गीय निर्जन वृषभ द्वारा करोड़ों वर्षों में निर्मित जीवन का सार है। इसमें अतुलनीय रूप से समृद्ध जीवन शक्ति समाहित है। हालांकि यह सूखी लकड़ी के टुकड़े जैसा दिखता है, लेकिन इसमें अत्यंत प्रचंड जीवन शक्ति है। वांधाव द्वारा दोनों खजानों को एजियो ड्रैगन स्पेस में रखने के बाद उसके सामने की दरार फिर से बंद हो गई। उसी समय मोटी लताएं आकाश से गिरने लगीं या जमीन को तोड़कर बाहर निकलने लगीं, जिससे वांधाव के सामने खुले मैदान में काले कंकालों का ढेर लग गया। पलक झपकते ही वांधाव के सामने 1000 मीटर ऊंचा हड्डियों का ढेर प्रकट हो गया। ये मो कबीले के योद्धाओं के अवशेष थे। मॉक्सिंग प्रणाली द्वारा मंजूरी मिलने के बाद कुल संख्या 12,839 है। 0 हाईजी स्टॉप्ड। अध्याय 807 अनुबंध गेंद। मॉक्सिंग सिस्टम के माध्यम से पॉइंट एक्सचेंज करने के बाद वांधाव के कुल पॉइंट 1 मिलियन से अधिक हो गए। यह 1028,723 तक पहुंच गया है। कॉन्ट्रैक्ट और प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष को स्कैन करें। स्कैन पूरा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट और तैयार है। 1 मिलियन पॉइंट्स खर्च हो चुके हैं। शेष ये कॉन्ट्रैक्ट बॉल आकार में केवल बिलियर्ड बॉल जितनी है, पूरी तरह से काली है और इसका वजन लगभग 1200 पाउंड है। ये किस पदार्थ से बनी है यह अज्ञात है। मॉक्सिंग सिस्टम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वांधाव ने कॉन्ट्रैक्ट स्फीयर बटन खोला और अपने अंगूठे से स्टार्ट बटन दबाया। जैसे ही अंगूठे को नीचे दबाया गया, संकुचन क्षेत्र से एक जीन जांच बाहर निकली। वांधाव के जीन खंडों को एकत्र और विश्लेषण किया और अपना काम शुरू कर दिया। जीन आत्मा के कणों के सबसे छोटे वाहक होते हैं। जीन पहचान तकनीक और आत्मा तरंग बैंड रिकॉर्डिंग के माध्यम से और परीक्षण डेटा के मिलान की एक श्रृंखला के बाद वांधाव ने इस अनुबंध गेंद को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। परिष्कृत होने के बाद अनुबंध क्षेत्र इंक स्टार सिस्टम पर पहले से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष पर स्वतः ही लॉक होने लगा। फिर अनुबंध क्षेत्र फट गया और अनगिनत काली धातु की सुइयों में बदल गया, जो स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के तने पर बरसने लगीं। जैसे ही ये धातु की सुइयां स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के तने में प्रवेश कर गईं, वे काले धुएं के गुबार में बदल गईं और स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की प्रत्येक कोशिका में पूरी तरह से विलीन हो गईं। क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि सुरक्षा कवच धीरे धीरे टूट रहा है। हाँ, ये कवच सचमुच टूटने लगा है। रुको, मेरी आत्मा में आत्मा अनुबंध क्यों डाला गया है? धिक्कार है, ये कैसे संभव है? मेरी आत्मा किसी आत्मा अनुबंध से बंधी हुई है गुरुजी। वांधाव एक इंसान नहीं, असंभव। उस बूढ़े आदमी की आत्मा व्याकुल हो उठी और अमर आत्माएं भी पीड़ा से कांप उठीं। अमर आत्मा होने के बावजूद बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि वास्तव में एक विशेष अनुबंध उसकी आत्मा में डाल दिया गया था। उसने इससे पहले कभी इतने उच्च स्तर के अनुबंध के बारे में नहीं सुना था। यह इतना शक्तिशाली था कि अमर आत्माएं और अमर इच्छाएं भी इस आत्मा अनुबंध से बंधी हुई थीं, जिसने उसके स्वामी के प्रति उसकी वफादारी को उसकी आत्मा में गहराई से अंकित कर दिया था। और उसका गुरु कोई और नहीं बल्कि वही मानव बालक वांधाव था जो उसके सामने खड़ा था। असल में वीरान बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति की योजना वांधाव को धोखा देकर उससे छुटकारा पाने और फिर उसे बंजर भूमि से बाहर ले जाने की थी। एक बार जब वे बंजर भूमि से बाहर निकल जाते और प्रतिबंध हट जाते तो इस लड़के को मारना आसान हो जाता। हालांकि अप्रत्याशित रूप से उसने अपना पूरा जीवन चीलों के साथ खेलते हुए बिताया, लेकिन अंत में एक चील ने उसकी आंख में चोंच मार दी। स्वामी जी, आपका विनम्र सेवक त्यानहुआंग आपको प्रणाम करता है। बंजर भूमि का बूढ़ा व्यक्ति लाल वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वांधाव के सामने प्रकट हुआ और आदरपूर्वक सिर झुकाया। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं, अब से तुम मेरे नीले ड्रैगन क्षेत्र में ही रहोगे। हाँ मास्टर, बूढ़े त्यानहुआंग ने सहमति जताई। उनके चेहरे पर पूर्ण निष्ठा झलक रही थी।
उन्हें वांग हाओ की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था और वे आत्मा से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। अब से वे वांग हाओ के प्रति पूरी तरह वफादार रहेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्वर्गीय उजाड़ के बूढ़े व्यक्ति ने स्वर्गीय उजाड़ के दिव्य वृक्ष को लगातार सिकोड़ना शुरू कर दिया, जब तक कि वह 100 मीटर से भी कम लंबा नहीं रह गया, ताकि वांग हाओ उसे आसानी से नीले ड्रैगन स्पेस में एकत्रित कर सके। वांग हाओ ने स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष को किंगलोंग द्वीप पर एक बंजर खुली जगह में प्रत्यारोपित किया। त्यानहुआंग, तुम्हारी वर्तमान साधना का स्तर कितना है? वांग हाओ ने पूछा। गुरुजी को रिपोर्ट करते हुए, मेरी साधना का स्तर अमरता के शिखर पर है और मेरी आत्मा बहुत पहले ही अमर हो चुकी है। हालांकि अनुबंध क्षेत्र की सीमाओं के कारण मेरी साधना का स्तर गुरुजी से आगे नहीं बढ़ सकता और मैं केवल गृहीय स्तर की सर्वोच्च शक्ति का ही प्रयोग कर सकता हूँ। ये कैसी संविदा गेंद है जो साधना को उसके स्वामी के समान स्तर तक सीमित कर सकती है? वांग हाओ अत्यंत आश्चर्यचकित था। उसने पहले सोचा था कि उसे एक शक्तिशाली सहायक और मजदूर मिल गया है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह महज एक भ्रम होगा। हालांकि उजाड़ युग के उस बूढ़े व्यक्ति की अमर स्तर की शक्ति को देखते हुए वह निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक जीवित रहा होगा, कम से कम इतना तो जरूर कि वह इतिहास के एक जीवित विश्वकोश के रूप में काम कर सके। वैसे त्यानहुआंग, तुम्हारे जलने के घाव जल्दी कैसे ठीक हो जाते हैं? और तुम्हारे दिव्य वृक्ष को किन पोषक तत्वों को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है? गुरुजी, मेरे घाव अपने आप ठीक हो सकते हैं। जहाँ तक मेरे वास्तविक स्वरूप स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की बात है, उसे किसी पोषक तत्व को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल ब्रह्मांडीय शून्य की ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष उगता है, यहाँ तक कि बंजर ग्रहों पर भी, यह अपने द्वारा उत्सर्जित स्वर्गीय निर्जन दिव्य शक्ति के कारण फलता फूलता है, भूमि तेजी से उपजाऊ हो जाती है और यह विभिन्न प्रकार के पौधों की आत्माओं का पोषण कर सकता है। इसलिए कई जातियों के बीच मैं स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष, जीवन वृक्ष या सभी वृक्षों की माता के रूप में भी जाना जाता हूँ। ऐसी अच्छी चीज भी सचमुच मौजूद है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इन कबीले ने इस दिव्य वृक्ष को निर्जन ग्रह पर रोपित करना चाहा। पता चला कि इस दिव्य वृक्ष के इतने फायदे हैं। वांग हाओ के अनुरोध के अनुसार स्वर्गीय विनाश के वृद्ध व्यक्ति ने एजियोर ड्रैगन स्पेस के भीतर एजियोर ड्रैगन द्वीप पर अपना स्वर्गीय विनाश का दिव्य वृक्ष लगाया। जैसे ही एजियोर ड्रैगन द्वीप पर स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष लगाया गया, अचानक पूरे द्वीप में एक भयंकर भूकंप सा आ गया। जैसे जैसे स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष बढ़ता गया, उसकी घनी जड़ प्रणाली एजियोर ड्रैगन द्वीप की भूमि में और गहराई तक फैलती गई और वृक्ष की ऊंचाई भी तेजी से बढ़ती गई। उसी समय स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के पास पहले बंजर पड़ी भूमि पर जंगली घास उगने लगी। जंगली घास तेजी से फैल गई और जल्द ही 100 मीटर के क्षेत्र को ढक लिया। ये खरपतवार अत्यंत तेजी से बढ़ते हैं, इनकी वृद्धि दर लगभग नंगी आंखों से दिखाई देती है। ये लगभग हर 10 मिनट में मुरझाने लगते हैं, फिर नए बीज बिखेरते हैं, अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं, मुरझाते हैं और फिर से बीज बिखेरते हैं। इस कृत्य की सरासर दृष्टता ने तो अंतकाल के बूढ़े व्यक्ति को भी चकित कर दिया। गुरुजी, आपका सुमेरु क्षेत्र वास्तव में असाधारण है। ये कुछ सच्चे देवताओं द्वारा निर्मित शाश्वत दिव्य राज्यों से भी कहीं श्रेष्ठ है। 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किंगलोंग द्वीप हरा भरा हो गया और सभी बंजर भूमि तरह तरह के खरपतवारों से ढक गई। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के खेतों में उगने वाली जंगली घास भी बेतहाशा बढ़ने लगी और तीनों यांत्रिक योद्धा तुरंत निराई के काम में जुट गए। यदि इन खरपतवारों को इसी तरह बढ़ने दिया गया तो मूल रूप से लगाए गए विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियां नष्ट हो सकती हैं। ये देखकर वांग हाओ थोड़ा चिंतित हो गया। त्यानहुआंग, क्या तुम्हारे पास जड़ी बूटी के खेत में उन खरपतवारों को उगने से रोकने का कोई तरीका है? गुरुजी, ये तो आसान है। जब तक मैं दिव्य वृक्ष की जड़ों को जड़ी बूटी के खेत से दूर रखूंगा, खरपतवार उगना बंद हो जाएंगे। केवल दिव्य वृक्ष की जड़ों से ढके क्षेत्र में ही विभिन्न प्रकार के पौधे और जड़ी बूटियां पनपेंगी। निर्जन भूमि के बूढ़े व्यक्ति के नियंत्रण में जड़ी बूटी के खेत के नीचे की जमीन कांप उठी और जमीन के नीचे की सभी जड़ें उन क्षेत्रों से दूर रहीं जहां जड़ी बूटियां लगाई गई थीं। निश्चित रूप से जैसे ही स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की जड़ें हटाई गईं, जड़ी बूटी के खेतों में उगने वाली जंगली घास बेतहाशा बढ़ना बंद हो गई और तीनों यांत्रिक योद्धाओं द्वारा उसे तुरंत साफ कर दिया गया। पौधों को पोषित करने के अलावा स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष में पृथ्वी की सतह का स्वरूप बदलने की भी क्षमता है। स्वर्गीय निर्जन वृषभ के प्रयासों के फलस्वरूप जो मूल रूप से एक समतल क्षेत्र था, वह पहाड़ियों, खायों और गहरे गड्ढों में विकसित होने लगा। फिर उस दिव्य निर्जन और दिव्य वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां कांप उठीं, जिससे पानी की बूंदें संघनित होकर पत्तियों से टपककर जमीन पर गिरने लगीं। पानी की ये टपकती बूंदें समय के साथ जमा होती गईं और धीरे धीरे मूसलाधार बारिश में बदल गईं। पहाड़ी से नीचे बहते हुए पानी नालों में रिसता गया और अंततः एक बड़े गहरे गड्ढे में जमा होकर एक झील बन गया। स्टॉप। अध्याय 808 उजाड़ दुनिया के बूढ़े व्यक्ति का निवेदन।
इस प्राचीन दिव्य वृक्ष के अस्तित्व ने एजियो ड्रैगन द्वीप पर एक पूर्ण लघु स्तरीय पारिस्थितिक चक्र के निर्माण को संभव बनाया है। कुछ जंगली घासों के उगने के अलावा स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष पर समय के साथ धीरे धीरे अन्य पौधे और यहाँ तक कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी उगने लगीं। एजियो ड्रैगन स्पेस के भीतर अपूर्ण ब्रह्मांडीय नियम ही इसकी अनूठी स्थानिक और लौकिक संरचना का कारण है, जिसके परिणामस्वरूप इस स्पेस के अन्य ब्रह्मांडीय नियमों और मूल ब्रह्मांड के नियमों के बीच सूक्ष्म अंतर हैं। इसलिए एजियो ड्रैगन स्पेस में पौधों की वृद्धि दर मूल ब्रह्मांड की तुलना में कहीं अधिक तेज है। अब स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के जुड़ने से स्वर्गीय निर्जन शक्ति लगातार उत्पन्न हो रही है, जिससे इसके भीतर के पौधे बेतहाशा बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि आश्चर्यजनक कोशिकीय विकास से भी गुजर रहे हैं। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है, जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है। स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष शून्य से ऊर्जा अवशोषित करके बहुत आराम से रह सकता है। इसके अतिरिक्त एजियो ड्रैगन स्पेस में एक ड्रैगन संरचना मौजूद है जो अपने चारों ओर फैले अनंत ब्रह्मांड से शून्य ऊर्जा को स्वतः अवशोषित कर सकती है। समय के साथ इसके परिणामस्वरूप एजियो ड्रैगन स्पेस के भीतर अत्यंत सघन शून्य ऊर्जा का निर्माण हुआ है। प्राचीन काल से पहले इस ऊर्जा को आदिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जाता रहा होगा, जो सभी चीजों का पूर्वज है, जिसने ग्रहों को जन्म दिया और सभी जीवन का पोषण किया। क्योंकि एजियो ड्रैगन स्पेस के भीतर मौजूद आदिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा असाधारण रूप से केंद्रित है। जैसे ही स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष नीले ड्रैगन स्पेस में प्रवेश किया, उसे बहुत आराम महसूस हुआ। उसकी शाखाएं और पत्तियां तेजी से बढ़ने लगीं और उसके पूरे शरीर पर जली हुई छाल जल्दी से उतर गई और उसकी जगह नई छाल आ गई। मूलतः किंगलोंग द्वीप पर उगने वाले पौधों को बढ़ने और प्रजनन करने के लिए ऊर्जा खदान से ऊर्जा अवशोषित करने की आवश्यकता होती थी। हालांकि स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के रोपण के कारण इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को अब बढ़ने के लिए ऊर्जा खदान से ऊर्जा अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष की पत्तियों द्वारा स्रावित स्वर्गीय निर्जन आत्मा तरल में निहित पोषक तत्व और अविश्वसनीय रूप से समृद्ध ऊर्जा अकेले ही द्वीप पर मौजूद सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विकास के लिए पर्याप्त हैं। दरअसल कई औषधीय जड़ी बूटियां जो पहले अच्छी तरह से नहीं उग रही थीं, वे स्वर्गीय निर्जन अमृत के पोषण से रातों रात हरी भरी और जीवंत हो उठीं। कुछ पवित्रतम आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में एक विशेष प्रकार का विकास हुआ और उन्होंने आत्म जागरूकता का एक सरल रूप प्राप्त कर लिया। ये पौधों और वृक्षों की आत्माओं में आगे के विकास का संकेत है और साधारण पौधों के लिए पादप समान जीवन रूपों में विकसित होने का पहला कदम है। ये देखकर बंजर भूमि का बूढ़ा व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने स्वयं पहल करते हुए वांग हाउ से द्वीप पर मौजूद सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने को कहा। गुरुजी, मेरी एक विनती है और आशा है कि आप उसे पूरा करेंगे। बूढ़े त्यानहुआंग ने अचानक वांग हाउ से यह विनती की, जिससे वांग हाउ बहुत आश्चर्यचकित हो गए। स्वतंत्र रूप से बोलें। धन्यवाद गुरुजी, एल्डर त्यानहुआंग ने आगे कहा। मैं चाहता हूं कि मेरी संतानें गुरुजी के नीले ड्रैगन स्पेस में रहें। इस स्पेस में मेरी संतानें निश्चित रूप से तेजी से विकसित होंगी। इसके अलावा गुरुजी को निडर शिष्यों का एक समूह भी मिलेगा। बंजर भूमि के बूढ़े व्यक्ति के सुझाव ने वांग हाउ को एक शानदार विचार दिया। ये वाकई एक बहुत अच्छा सुझाव है। वांग हाउ के लिए ये केवल किंगलोंग द्वीप पर जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने की बात है, लेकिन इसका इनाम यह है कि उसे बेहतरीन गुंडों का एक समूह मिल जाता है। वांग हाउ ने स्वयं वनस्पति जीवन के आतंक को देखा था। पौधों की एक पूरी सेना रखने के विचार से ही वांग हाउ के मुंह में पानी आ गया। बहुत बढ़िया त्यानहुआंग, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। हाँ मास्टर। उजाड़ युग के बूढ़े व्यक्ति के आह्वान पर लाखों मील के दायरे में स्थित धरती लगातार कांपने लगी। इस क्षेत्र के भीतर उजाड़ युग के बूढ़े व्यक्ति द्वारा बुलाए गए सभी पौधों की आत्माएं जीवित हो उठीं और उस दिशा की ओर बढ़ने लगी जहां से उन्हें बुलाया गया था। सावधान, सावधान। अचानक युआनली ने अपने आसपास की जमीन को हिंसक रूप से हिलते हुए महसूस किया और चारों दिशाओं से अनगिनत भयानक आभाएं इस जगह पर केंद्रित हो रही थीं। क्या हुआ? ये सब अचानक कैसे हो गया? गुरुजी अभी भी गुफा के अंदर हैं। मुझे उन्हें याद दिला देना चाहिए था, लेकिन जब से वे गुफा में गए हैं, मुझे उनकी आत्मा में कोई हलचल महसूस नहीं हुई है। युआनली असमंजस में थी। वह इस बात को लेकर हिचकिचा रही थी कि वांग हाउ को ढूंढने के लिए गुफा में प्रवेश करे या नहीं। वांग हाउ की आकृति अचानक गुफा से बाहर निकली। वांग हाउ को देखते ही युआनली बेहद खुश हो गया और तुरंत उससे मिलने चला गया। गुरुजी, ये स्थान बहुत खतरनाक है। अनगिनत शक्तिशाली ऊर्जाएं इस क्षेत्र पर केंद्रित हो रही हैं। हमें तुरंत इस क्षेत्र को छोड़ना होगा। लेकिन वांग हाउ शांत और संयमित रहा। चिंता मत करो, हमें भागने की जरूरत नहीं है। वे सभी वनस्पति आत्माएं मेरे पीछे आ रही हैं। मेरी अपनी योजनाएं हैं। आपको बस हिंसक वानर कबीले को शांत रहने और लालची भेड़िया कबीले पर कड़ी नजर रखने का आदेश देना है। आपको और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। युआनली पहले तो अचंभित हुआ, फिर चौंक गया। उसका दिल उथल पुथल से भर गया। गुरुजी सचमुच रहस्यमय और अप्रत्याशित हैं।
वांग हाओ के आदेशों का तुरंत बाद उन्होंने कबीले के लोगों को शांत रहने और घबराहट न करने का आश्वासन देना शुरू कर दिया। साथ ही लालची भेड़िया कबीले पर कड़ी नज़र रखी और दंगा करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। जल्द ही बड़ी संख्या में वनस्पति आत्माएं लालची भेड़िया कबीले के क्षेत्र के पास एकत्रित हो गईं। इनमें से कुछ पादप आत्माएं मानव रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि अन्य अपने मूल रूप को बनाए रखती हैं, जिनमें फूल, घास, लताएं और विभिन्न अन्य रूप शामिल हैं। नरभक्षी लता, विषैला भेड़िया फूल, तलवार घास, जानलेवा पेड़। कुल संख्या 3000 से कम नहीं है। गुरुजी, ये मेरे सबसे प्रिय वंशज हैं। कुल 3008, जिनमें से सभी द्वितीय स्तर के शिखर पर हैं, तार्कीय स्तर के शिखर पर। हम डोमेन लॉर्ड स्तर क्यों नहीं है? वांग हाओ ने हैरानी से पूछा। एल्डर त्यानहुआंग ने जल्दी से समझाया, वीरान क्षेत्र में डोमेन लॉर्ड स्तर से ऊपर के सभी पादप आत्माएं इन क्लैन के गठन द्वारा प्रतिबंधित हैं और अपने निवास स्थान को नहीं छोड़ सकती। जब तक स्वामी गठन की मुहर नहीं हटाते, वे अपने निवास स्थान को नहीं छोड़ सकते। ओह, मैं समझा। वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ, मुकदमे के नियमों के अनुसार वास्तव में यही स्थिति है। स्वर्गीय विनाश का बूढ़ा व्यक्ति पहले भी इसी स्थिति में था, लालची भेड़िया कबीले के क्षेत्र में फंसा हुआ था। अगर वांग हाओ ने उसके गठन पर लगी मुहर को हटाने के लिए अनुबंध गोले के बदले 10 लाख अंक खर्च न किए होते तो वह अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्यवश दूसरे या उससे उच्च स्तर के पौधों और जंगली जानवरों की आत्माओं को स्वामी बनाने से पहले अनुबंध गोले के बदले 10 लाख अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। वरना मैं सचमुच एक डोमेन लॉर्ड स्तर की सेना बनाना चाहता हूँ। पूरे बंजर भूभाग पर विजय प्राप्त करना खाने पीने जितना आसान होगा। शायद मैं कुछ अमर स्तर के जंगली जानवरों का शिकार भी कर सकूं। हालांकि अब ऐसा लगता है कि ऐसी योजना सिर्फ एक कोरी कल्पना ही बनकर रह जाएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्ब की कीमत 10 लाख पॉइंट्स है और डोमेन लॉर्ड स्तर की सेना बनाने के लिए तो असंख्य पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। वांग हाओ फिलहाल इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता। किसी डोमेन लॉर्ड स्तर के जंगली जानवर को वश में करना अधिक किफ़ायती है। जब तक आप उसे जंगली ग्रह से बाहर नहीं निकालते, तब तक कोई प्रतिबंध नहीं है। वांग हाओ के नियंत्रण में इन सभी पादप आत्माओं को एजियो ड्रैगन स्पेस में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए वांग हाओ ने स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के केंद्र में स्थित 100,000 म्यू क्षेत्र को इन वनस्पति आत्माओं के लिए आवंटित किया। इस विभाजन के बाद औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों को छोड़कर शेष द्वीप क्षेत्र 10,000 म्यू से कम खुला भूभाग है। पहली बार किंगलोंग द्वीप पर भूमि की कमी की समस्या सामने आई है। लगता है हमें एजियो ड्रैगन द्वीप का विस्तार करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और एजियो ड्रैगन द्वीप का विस्तार करने का एकमात्र तरीका मेरी साधना को बेहतर बनाना है। एक बार जब मैं तार्कीय स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो द्वीप का क्षेत्रफल निश्चित रूप से फिर से बढ़ जाएगा। स्टॉप अध्याय 809 स्वर्गीय निर्जन दिव्य वन हृदय। वांग हाओ ने निर्जन स्वर्ग के बूढ़े व्यक्ति से प्राप्त लकड़ी की आत्मा मोती को सीधे अपने शरीर के साधक क्लोन को खाने के लिए दे दिया। वांग हाओ ने स्वयं स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी के हृदय को परिष्कृत करना शुरू किया। गुरुजी, इस दिव्य निर्जन दिव्य लकड़ी के हृदय में आपको केवल अपने सार तत्व के रक्त की कुछ बूंदें डालनी होंगी, फिर इसे परिष्कृत और पोषित करना होगा और यह आपके लिए एक अमर अवतार उत्पन्न कर सकता है। अमर क्लोन का वास्तविक स्वरूप स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष है, जिसका जीवनकाल अनंत और अमर है। जब तक ये दिव्य वृक्ष विद्यमान है, स्वामी की चेतना और आत्मा भी विद्यमान रहेंगी। भले ही स्वामी का भौतिक शरीर नष्ट हो जाए और आत्मा नष्ट हो जाए, जब तक ये स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष क्लोन मौजूद है, स्वामी अमर और अविनाशी बने रहेंगे। स्वामी इस अवसर का उपयोग करके पुनः जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसे एक प्रकार से दूसरा जीवन प्राप्त करना कहा जा सकता है। स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष का हृदय वास्तव में उसी स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष का बीज है। सार और रक्त से शुद्ध किए जाने के बाद ये स्वयं के वंश और आत्मा की रक्षा करने के समान है। यदि दुर्भाग्यवश शरीर नष्ट हो जाता है तो क्लोन का उपयोग करके शरीर का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, जो स्वयं के लिए आकस्मिक मृत्यु बीमा पॉलिसी खरीदने के समान है। केवल 1 मीटर व्यास वाले और चॉपिंग बोर्ड के आकार के स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी के केंद्र को निकालते हुए वांग हाओ ने अपनी उंगली काट ली और खून को सीधे केंद्र पर टपकाया। जैसे ही रक्त की बूंदें स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के हृदय पर गिरी, रक्त शीघ्र ही अवशोषित हो गया और फिर स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के हृदय पर रक्त से सने हुए वलयनुमा उभार दिखाई दिए। गुरुजी, शोधन प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में सार रक्त की आवश्यकता होती है। एल्डर त्यानहुआंग ने उन्हें याद दिलाया। वांग हाओ ने यह भी देखा कि स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी का हृदय बहुत धीमी गति से परिष्कृत हो रहा था, इसलिए उसने अपनी कलाई काट ली। घाव से खून तेजी से निकला और सीधे स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी के हृदय की ओर छिटक गया। वांग हाओ के मानसिक नियंत्रण में रक्त की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं गई। ये सब स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष हृदय द्वारा अवशोषित कर लिया गया और लाल रंग के छल्लों में परिवर्तित हो गया। लगभग 10 मिनट तक खून बहता रहा और वांग हाओ ने अपना लगभग 70% खून पी लिया था।
इसके बाद दिव्य लकड़ी का वह स्वर्गीय निर्जन हृदय सार तत्व के रक्त का सेवन बंद कर देता है। उसी क्षण लकड़ी का वह टुकड़ा पूरी तरह से रक्त लाल हो जाता है और उससे रक्त लाल आभा निकलने लगती है। गुरुजी, अब आपको केवल अपने आत्मा चिन्ह को स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के हृदय में अंकित करना है। इसके बाद आप स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष के हृदय के इस भाग को आध्यात्मिक मिट्टी में दबा सकते हैं और इसके स्वतः अंकुरित होकर बढ़ने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। जब स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष का पौधा परिपक्व हो जाएगा तो ये संकेत देगा कि क्लोन सफलतापूर्वक गर्भ धारण कर लिया गया है। इसके बाद जैसे जैसे स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाएगा, यह अमर क्लोन भी वंशानुगत साधना तकनीकों को प्राप्त कर सकेगा और स्वयं साधना कर सकेगा। निर्देशानुसार वान घाव ने स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी के हृदय पर एक आत्मा चिन्ह अंकित किया। क्षण भर में वान घाव के मन में एक अस्पष्ट और अव्यवस्थित विचार उत्पन्न हुआ, जो स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी के इस टुकड़े से उत्पन्न हो रहा था। इसके बाद वान घाव ने एजियो ड्रैगन स्पेस में प्रवेश किया और स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी के टुकड़े को एजियो ड्रैगन द्वीप पर एक खुले क्षेत्र में दफना दिया। उन्होंने स्वर्गीय निर्जन एल्डर को विशेष रूप से एक गड्ढा खोदने और झील से स्वर्गीय निर्जन आध्यात्मिक तरल को स्वर्गीय निर्जन दिव्य लकड़ी के टुकड़े के पास की मिट्टी में डालने का आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि स्वर्गीय निर्जन आत्मा के तरल पदार्थ के पोषण से स्वर्गीय निर्जन दिव्य वृक्ष तेजी से अंकुरित होगा। ये सब करने के बाद वान घाव उस सुनसान क्षेत्र में लौट आया। थोड़े आराम के बाद वान घाव ने अपने जंगली जानवरों की सेना को पुनर्गठित किया। वान घाव अब 4 जंगली जानवरों के कुलों पर नियंत्रण रखता है: हिंसक बंदर कुल, विशाल चूहा कुल, धूसर भेड़िया कुल और लालची भेड़िया कुल। इनमें युआनली के नेतृत्व वाला हिंसक वानर कबीला सबसे मजबूत है, उसके बाद लालची भेड़िया कबीला और कांगबेई कबीला आते हैं, जबकि विशाल चूहा कबीला सबसे कमजोर है। हालांकि अन्य 3 जातियों की तुलना में ट्रोल चूहे जाति के पास बिल खोदने की विशेष क्षमता होती है, जो ट्रोल चूहों को वान घाव की सेवा के लिए सबसे उपयुक्त अग्रदूत बनाती है। मुख्य हमलावर सेना हिंसक वानर कबीला है, जबकि अनुशासित कैंगबेई कबीला और लालची भेड़िया कबीला सबसे आदर्श मॉडल सेनाएं हैं। जानवरों की सेना के अलावा वान घाव के एजियो ड्रैगन स्पेस के भीतर मौजूद पौधों की सेना ही असली तुरुप का पत्ता और घातक हथियार है। एक घातक बेल का उदाहरण लीजिए। पलक झपकते ही यह सैकड़ों मील के क्षेत्र को घेर सकती है और पूरे इलाके को मौत के स्वर्ग में बदल सकती है। कोई भी शक्तिशाली जंगली जानवर जो इसमें प्रवेश करेगा, उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला जाएगा और उसका सारा रस चूस कर उसे एक सूखे शव में बदल दिया जाएगा। अन्य पादप आत्माएं भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। जब वे संयुक्त होती हैं तो वे डोमेन लॉर्ड स्तर के जंगली जानवरों के एक समूह को भी हरा सकती हैं। अपने जंगली जानवरों की सेना का नेतृत्व करते हुए वान घाव ने अंधेरे रात्रि वन में धावा बोलना शुरू कर दिया। चूहे के राजा, तुम मेरी सेवा करने के लिए जिम्मेदार हो। मुझे 1000 मील के दायरे में मौजूद सभी जंगली जानवरों के कुलों की स्थिति और संख्या की जानकारी दो। भयंकर वानर, हिंसक वानर कुल का नेतृत्व करो। कांगिया और दुष्ट भेड़िया, तुम दोनों अपने अपने कुलों का नेतृत्व करते हुए हिंसक वानर कुल की सहायता करो। जी श्रीमान, जी श्रीमान। ... वान घाव के संयुक्त नेतृत्व में 4 महान पशु सेनाओं की संयुक्त युद्ध शक्ति किसी भी एक जाति की तुलना में 5 गुना से अधिक है। जैसे जैसे चारों महान पशु सेनाएं एक साथ काम करना जारी रखेंगी, उनका समन्वय और भी परिष्कृत होता जाएगा और उनकी समग्र युद्ध शक्ति में सुधार की और भी अधिक संभावना होगी। 4 महान पशु सेनाओं के एकजुट होने के बाद उन्होंने जिस पहले पशु कबीले को कुचला, वह ब्लैकविंग सरपेंट कबीला था, जो डार्क नाइट फॉरेस्ट में 7वें स्थान पर था, वायलेंट एप कबीले से 2 स्थान ऊपर। ब्लैकविंग सर्प वंश पूरी तरह से काला होता है, जिसके काले मांसल पंख इसे हवा में थोड़ी देर के लिए उड़ने में सक्षम बनाते हैं। यह एक घना काला कोहरा भी छोड़ सकता है, जो अत्यंत विषैला होता है। समान स्तर का कोई भी जानवर जो इस कोहरे को सांस के जरिए अंदर लेता है, वह तुरंत लकवाग्रस्त हो जाएगा और हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएगा या जहर से मर भी सकता है। ऐसे भयानक राक्षस का सामना करते हुए चारों राक्षस सेनाएं आगे बढ़ने से बहुत डर गईं। गुरुजी, आगे का काला कोहरा जंगल काले पंखों वाले सर्प का इलाका है। यहाँ का काला कोहरा विष से भरा है और केवल उच्च कोहरे वाले जंगली जानवर ही इसका सामना कर सकते हैं। दूसरे स्तर से नीचे के जंगली जानवर इसे छूते ही मर जाएंगे। गुरुजी, आप यहीं रुकिए और कांग्या, लैंगशी और मुझे काले पंखों वाले सर्प राजा को पकड़कर आपको सौंपने दीजिए। आपको काले कोहरे जंगल में जाने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। युआन ली ने कुछ चिंता के साथ कहा। कोई जरूरत नहीं, मेरी शारीरिक बनावट ऐसी है कि मैं सभी जहरों से अप्रभावित रहता हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चारों पशु राजा मेरे साथ अंदर आएंगे, बाकी सभी पशु यहीं रहेंगे। जी हाँ, युआन ली ने जवाब दिया और तुरंत कैंगिया और लैंगशी को बुलाया, जो फिर वान घाव के पीछे शूबा के साथ ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट में चले गए। जैसे ही आप ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट में प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया अचानक अंधेरी हो जाती है और आकाश पूरी तरह से काला हो जाता है। वान घाव ने घने काले कोहरे में सांस ली।
हालांकि उसे उसमें से हल्की सी मछली जैसी गंध आ रही थी, लेकिन उसमें जहर के कोई लक्षण या प्रतिक्रिया नहीं दिखी। युआन ली समेत चारों पशु राजा भी सुरक्षित थे और वांग हाओ के ठीक पीछे पीछे पहरा देते हुए चल रहे थे। सिजल सिजल, जैसे जैसे वांग हाओ घने काले कोहरे वाले जंगल में और गहराई तक जाता गया, विषैले सांपों की फुफकार की आवाज़ और भी स्पष्ट होती गई, लेकिन इन काले पंखों वाले सांपों की आकृतियां घने काले कोहरे में छिपी हुई थीं और फिलहाल दिखाई नहीं दे रही थीं। यहाँ तक कि मानसिक जांच भी काले जहरीले कोहरे से प्रभावित थी और केवल सुनने के माध्यम से आसपास के काले पंखों वाले सांपों के अनुमानित स्थान और संख्या का स्पष्ट रूप से ही अंदाजा लगाया जा सकता था। इन काले पंखों वाले सांपों ने वांग हाओ और 4 पशु राजाओं पर हमला नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे काले पंखों वाले सांप राजा के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। फुफकारो, हिंसक वानर राजा और अन्य 3 पशु राजाओं, तुमने सचमुच सभी पशुओं के साथ विश्वासघात किया और इस मनुष्य के चाटुकार बन गए। तुम्हारे अपराधों की सजा मिलनी चाहिए। मुझे तुम गद्दारों को मौत के घाट उतारने दो। एक विशालकाय काला सर्प, जो हजारों फीट लंबा और 100 मीटर से अधिक व्यास का था, ने अपने मांसल पंखों के 6 जोड़े फड़फड़ाए, जिससे अंतरिक्ष में हलचल मच गई और आसपास फैली काली जहरीली धुंध बिखर गई। स्टॉप्ड।